प्रमुख संप्रदायों के इतने सारे मार्शल कलाकार उसका अनुसरण क्यों कर रहे थे? ऐसी यातना असहनीय थी। अब लावण्या की ओर भुवन की नजर अब आशंका से नहीं बल्कि गहरे डर से भरी थी। यह औरत भयानक थी, वह एक शैतान थी। लावण्या के उत्पीड़न के तहत भुवन का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके अलावा लावण्या द्वारा उसे जबरन एक प्रतिबंध के तहत रखा गया था, जिससे उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्या भुवन, क्या तुम अभी भी आश्वस्त हो? लावण्या नीचे बैठी मुस्कुराते हुए भुवन की ओर देख रही थी। उसके कपड़े पहले से ही अविश्वसनीय रूप से छोटे थे। इस तरह नीचे बैठने से उसकी कमर पर बंधे लाल रिबन और भी अधिक फैल गए, जिससे एक असीम सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। हालांकि इतने सुंदर दृश्य का सामना करते हुए भुवन ने इसकी सराहना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, थोड़ा सा भी दूर देखने की हिम्मत नहीं की। आपका अधीनस्थ गुरु का अभिवादन करता है। लावण्या की बातें सुनकर भुवन जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लावण्या के सामने बार बार झुकने लगा। इस समय भुवन ने जल तत्व संप्रदाय के एक गौरवशाली पुत्र की हवा पूरी तरह से खो दी थी। वह केवल अपने गुरु को खुश करने में सक्षम एक पालतू कुत्ता बन गया था। अगर उसे जानने वाला कोई भी यह दृश्य देखता तो वह पूरी तरह से चकित रह जाता। बहुत बढ़िया। यह देखकर कि भुवन को इतनी आज्ञाकारी रूप से वश में कर लिया गया था, लावण्या ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। रूपांतरण लोक में प्रवेश करने के बाद उसने जिन पिशाच तकनीकों का उपयोग किया था वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। इस बार भुवन पर इस्तेमाल की गई पिशाच तकनीकें उन तकनीकों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थीं जो उसने सम्राट शेरा और रणवीर पर इस्तेमाल की थीं। यही कारण है कि भुवन जैसा विलक्षण व्यक्ति भी आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने से पहले एक धूप के जलने के समय तक भी उसका सामना नहीं कर सका। भुवन को देखते हुए जो उसके पैरों में साष्टांग प्रणाम कर रहा था, पूरी तरह से आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा था, लावण्या को उपलब्धि की लहर महसूस हुई। वह यह कल्पना किए बिना नहीं रह सकी कि यह कितना अद्भुत होगा अगर विराट इस तरह उसके पैरों में गिर जाए और आज्ञाकारी रूप से उसकी सेवा करे। हालांकि लावण्या जानती थी कि इसे हासिल करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन था। विराट से निपटना जल तत्व संप्रदाय से निपटने की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक कठिन होगा। लावण्या ने आगे बढ़कर भुवन के गाल को सहलाते हुए धीरे से कहा, मेरी आज्ञाकारी होकर सेवा करो और यदि तुम मुझे संतुष्ट करते हो तो तुम्हें अकल्पनीय पुरस्कार मिलेंगे। हे। जैसे ही उसने बोला, लावण्या कई बार खिलखिलाकर हंसी। उसकी पतली सफेद कमर एक फूल की शाखा की तरह कांप रही थी। यह दृश्य अत्यंत मोहक था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इस तरह के तीव्र प्रलोभन का विरोध करना शायद मुश्किल होगा। हालांकि भुवन, जिसने अभी अभी बहुत कष्ट सहा था, उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। केवल नम्रता से उत्तर दिया, जी, आपका अधीनस्थ निश्चित रूप से पूरे दिल से आपकी सेवा करेगा और थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, उठो। लावण्या ने उसकी ओर देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। लावण्या की बातें सुनकर भुवन सावधानी से जमीन से खड़ा हो गया। उसने चुपके से लावण्या की ओर देखा और उसे मुस्कुराते हुए देखा। भुवन कांप उठा और जल्दी से फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। भुवन, मुझे जल तत्व संप्रदाय और अपने गुरु जल तत्व तपस्वी के बारे में बताओ, लावण्या ने भुवन से कहा। हालांकि उसने रणवीर से जल तत्व संप्रदाय और उसके नेता के बारे में जान लिया था, लेकिन संप्रदाय के भीतर रणवीर का रुतबा भुवन से काफी कम था और उसकी जानकारी बहुत कम व्यापक थी। वह अब जल तत्व संप्रदाय से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगी, इसलिए उसे इसकी स्थिति को यथासंभव अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता थी। स्थिति को समझकर ही वह इसकी कमजोरियों और कहां से शुरुआत करनी है इसकी पहचान कर सकती थी। एक बार जब वह जल तत्व संप्रदाय को नियंत्रित कर लेगी तो यह उसके लिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल में आगे बढ़ने का एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाएगा। विराट के खिलाफ उसका भविष्य का युद्ध क्षेत्र शक्ति सिंधु महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और यहां तक कि सुवर्ण भूमि लोक तक फैलेगा। उसका मानना था कि विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए सप्तखड्ग अमर भवन की इस यात्रा के बाद वह निश्चित रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह असंख्य लोकों में भी उद्यम करेगा। श्वेत हिम संप्रदाय के साथ संबंधों का उसका सावधानी पूर्वक रखरखाव निस्संदेह दक्षिणी स्वर्ग मंडल, सुवर्ण भूमि लोक और यहां तक कि असंख्य लोगों तक पहुंचने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इसका उपयोग करने का एक तरीका था। जी गुरु, लावण्या की बातें सुनकर भुवन तुरंत मान गया। फिर भुवन ने लावण्या को जल तत्व संप्रदाय और अपने गुरु जल तत्व तपस्वी के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। उसकी आत्मा को लावण्या पहले ही सील कर चुकी थी। उसका जीवन पूरी तरह से उसके हाथों में था। अगर वह लावण्या को थोड़ा सा भी नाराज करता है तो उसका एक विचार उसकी जान ले सकता है। इसके अलावा सबसे भयानक बात यह थी कि भुवन एक बार उन्हें अनुभव करने के बाद फिर से लावण्या के उन तरीकों का अनुभव नहीं करना चाहता था जिससे लोगों को मरने की इच्छा होती थी। मौत के साए में वह अब अपने संप्रदाय के हितों की परवाह नहीं कर सकता था। तुम्हारे गुरु को शक्ति सिंधु महाद्वीप तक उड़ान भरने में कितना समय लगेगा? भुवन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लावण्या ने उससे पूछा। मेरे गुरु की गति से इसमें कम से कम 100 वर्ष लगेंगे, भुवन ने तुरंत उत्तर दिया। 100 वर्ष बहुत लंबा समय है। लावण्या ने कहने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। उसने विराट के साथ जो रक्त प्रतिज्ञा की थी उसमें यह निर्धारित किया गया था कि विराट 100 वर्षों तक उस पर हाथ नहीं उठा सकता। एक बार जब वह समय समाप्त हो जाएगा तो विराट उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप विराट का क्षेत्र था और वह संभवतः उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे 100 वर्षों के भीतर शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ना पड़ा। मूल रूप से उसने जल तत्व तपस्वी की मदद से शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए इस मार्ग के अलावा उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने का दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ा। जल तत्व महाद्वीप के लिए उड़ान भरना भी अव्यावहारिक था। जल तत्व महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत दूर था। यदि वह जल तत्व महाद्वीप तक पहुंचने के लिए तारों वाले आकाश को पार करती तो उसकी गति से इसमें कम से कम कई 100 वर्ष, शायद 1000 वर्ष भी लगेंगे। यदि उसने यात्रा करने में सैकड़ों या हजारों वर्ष बिताए तो अगली बार जब वह विराट का सामना करेगी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि विराट के कल्टीवेशन की गति कितनी तेज थी। विराट का तो जिक्र ही क्या, तलवार संप्रदाय के मार्शल कलाकारों की कल्टीवेशन गति भी आश्चर्यजनक थी। सैकड़ों या हजारों वर्षों के बाद विराट की ताकत एक अज्ञात स्तर तक बढ़ चुकी होगी। तब तक उसे शायद व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी तलवार संप्रदाय का मार्शल कलाकार उसे आसानी से मार सकता था। विराट जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के होने पर लावण्या ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह थोड़ा सा भी आराम करती है तो वह विराट द्वारा बहुत पीछे छोड़ दी जा सकती है। उसकी छाया को भी नहीं देख पाएगी और एक बार जब उसकी ताकत विराट से पीछे हो गई तो केवल मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए उसे जल्दी से जल तत्व महाद्वीप तक पहुंचने का एक तरीका खोजना पड़ा।
और ऐसा तरीका केवल सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर ही पाया जा सकता था। अमरलोक के विशेषज्ञ के गुफा निवास के रूप में सप्त खड्ग अमर भवन अनगिनत अवसरों से भरा है। अगर उसे एक या दो बेहतरीन अवसर भी मिल जाते तो जल तत्व महाद्वीप तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। अग्नितत्व महाद्वीप। अग्नितत्व संप्रदाय की एक शानदार पर्वत चोटी के भीतर, पर्वत चोटी पर एक भव्य हॉल के अंदर। आहा विराट, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। आग की तरह लाल कपड़ों में एक युवा आसमान की ओर गुस्से से दहाड़ रहा था। यह आग की तरह लाल कपड़ों वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अग्नितत्व संप्रदाय का युवा गुरु लक्ष्यराज था। सटीक होने के लिए यह लक्ष्यराज का एक अवतार था। इस समय लक्ष्यराज का हृदय असीम क्रोध से भर गया था। सप्त खड्ग अमर भवन में उसका असली स्वरूप नष्ट कर दिया गया था, जो उसके लिए असहनीय था। अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में लक्ष्यराज की मार्शल आर्ट प्रतिभा असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी, जो उसे अग्नितत्व पूर्वज की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट बनाती थी। यह उसकी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण ही था कि अग्नितत्व पूर्वज द्वारा लक्ष्यराज का बहुत पक्ष लिया गया था। न केवल उन्हें अग्नितत्व पूर्वज द्वारा अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था, बल्कि उन्हें पूर्वज का पक्ष भी प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अग्नितत्व संप्रदाय की एक बहुत ही शक्तिशाली क्लोन तकनीक विकसित करने की अनुमति मिली। इस तकनीक को विकसित करने की शर्तें बेहद कठिन है। इसके लिए न केवल असाधारण रूप से उच्च मार्शल आर्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि किसी के शरीर को भी तकनीक के साथ पूरी तरह से संगत होना चाहिए। इसके अलावा भले ही किसी की प्रतिभा और काया आवश्यकताओं को पूरा करती हो, फिर भी एक क्लोन की खेती करने के लिए संसाधनों के जबरदस्त निवेश की आवश्यकता होती है। अग्नितत्व पूर्वज के मजबूत समर्थन के साथ और कठिन प्रशिक्षण के बाद लक्ष्यराज ने पूर्वज की उम्मीदों को निराश नहीं किया और अंततः तकनीक की खेती करने में सफल रहा। एक ऐसा क्लोन बनाया जो स्वतंत्र खेती करने में सक्षम हो। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कुछ प्रमुख संप्रदायों के मार्शल कलाकारों के लिए क्लोन बनाना एक आम बात है, लेकिन स्वतंत्र कल्टीवेशन और विकास में सक्षम क्लोन विकसित करना अत्यंत दुर्लभ है। भले ही अग्नितत्व संप्रदाय के पास वह शक्तिशाली तकनीक है, फिर भी केवल अग्नितत्व पूर्वज और लक्ष्यराज ने पूरे संप्रदाय में सफलतापूर्वक इसकी खेती की है। लक्ष्यराज के लिए, जिसने एक स्वतंत्र क्लोन की खेती की थी, उसका मार्शल आर्ट्स का भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल था। एक अतिरिक्त क्लोन होने का मतलब है एक अतिरिक्त जीवन और अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक नींव। लेकिन अब सप्त खड्ग अमर भवन में उसके असली स्वरूप को विराट ने मार डाला था। जिस क्षण उसने अपने असली स्वरूप के नष्ट होने का एहसास किया, लक्ष्यराज पागल हो गया। मुझे बदला लेना है, मुझे हर हाल में बदला लेना है। लक्ष्यराज अपनी खून से लाल आंखों के साथ पागलों की तरह दहाड़ रहा था। कुछ देर दहाड़ने के बाद उसने अपना मुख्य हॉल छोड़ दिया और अग्नितत्व संप्रदाय की मुख्य चोटी की ओर उड़ गया। मुख्य चोटी पर पहुंचने पर लक्ष्यराज एक गुफा के प्रवेश द्वार पर आया। यह गुफा पूरे अग्नितत्व संप्रदाय में सबसे वर्जित क्षेत्र था, क्योंकि यह संप्रदाय के सर्वोच्च पूर्वज की एकांत साधना गुफा थी। साधारण लोग इस गुफा के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, अतिचार तो दूर की बात है। द्वितीय विपत्ति लोक के दो मार्शल कलाकारों ने प्रवेश द्वार की रक्षा की। रुको, युवा गुरु लक्ष्यराज, आप यहां कैसे आए? जैसे ही वह पास आया, दोनों गार्डों ने तुरंत लक्ष्यराज का रास्ता रोक दिया। मुझे पूर्वज को कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, कृपया उन्हें सूचित करें। लक्ष्यराज रुका और दोनों गार्डों की ओर देखा। हालांकि वह अग्नितत्व संप्रदाय का युवा गुरु था, लेकिन उसने अग्नितत्व पूर्वज की गुफा के सामने उद्दंड होने की हिम्मत नहीं की। युवा गुरु लक्ष्यराज, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मुड़ने और गुफा में प्रवेश करने से पहले एक गार्ड ने लक्ष्यराज की ओर देखा। कुछ देर बाद गार्ड गुफा से बाहर आया। युवा गुरु लक्ष्यराज, पूर्वज आपको बुला रहे हैं, गार्ड ने लक्ष्यराज की ओर देखते हुए कहा। धन्यवाद। लक्ष्यराज ने गार्ड को प्रणाम किया और फिर गुफा में चला गया। गुफा के भीतर एक पत्थर के कक्ष में आग की तरह लाल रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति एक चबूतरे पर बैठा था। आग की तरह लाल रंग के लबादे वाला यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अग्नितत्व संप्रदाय का सबसे मजबूत सदस्य था, अग्नितत्व पूर्वज। बेशक इस गुफा में अग्नितत्व पूर्वज केवल अग्नितत्व पूर्वज का एक अवतार था। उसका असली स्वरूप शक्ति सिंधु महाद्वीप के रास्ते में था। लक्ष्यराज ने पत्थर के कक्ष में प्रवेश किया और तुरंत सिर झुकाया। लक्ष्यराज पूर्वज का अभिवादन करता है। लक्ष्यराज, तुम यहां कैसे आए? अग्नितत्व पूर्वज ने अपनी आंखें खोली, लक्ष्यराज की ओर देखा और शांति से पूछा। पूर्वज, सप्तखड्ग अमर भवन में मेरा असली स्वरूप नष्ट हो गया है। लक्ष्यराज ने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से रुंध गई थी। क्या सप्तखड्ग अमर भवन में तुम्हारा असली स्वरूप नष्ट हो गया? लक्ष्यराज की बातें सुनकर अग्नितत्व पूर्वज ने अपनी भौहें चढ़ाई। सप्तखड्ग अमर भवन में तुम्हारे असली स्वरूप को किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा कि वह इतनी जल्दी नष्ट हो गया? उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि लक्ष्यराज का असली स्वरूप सप्तखड्ग अमर भवन में नष्ट हो गया था। आखिरकार सप्तखड्ग अमर भवन पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में 7 प्रसिद्ध तलवार अमरों द्वारा छोड़े गए गुफा निवास थे। ऐसा गुफा निवास खंडहर जो किसी भी महाविपत्ति लोक के मार्शल कलाकार या यहां तक कि एक अमर लोक विशेषज्ञ को लुभाने के लिए पर्याप्त है, बिना खतरे के नहीं हो सकता। लक्ष्यराज केवल एक प्रथम विपत्ति लोक का मार्शल कलाकार था। सप्तखड्ग अमर भवन के गुफा निवास खंडहर में उसका निधन पूरी तरह से सामान्य था। हालांकि यह तथ्य कि लक्ष्यराज का असली स्वरूप इतनी जल्दी नष्ट हो गया अभी भी कुछ हद तक अप्रत्याशित था। लक्ष्यराज के असली रूप को सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश किए हुए केवल 5 वर्ष ही हुए थे और लक्ष्यराज के असली रूप के पास पूर्वज द्वारा दी गई कई जीवन रक्षक वस्तुएं थीं। तार्किक रूप से 5 वर्षों में लक्ष्यराज को सप्तखड्ग अमर भवन में बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। वह इतनी जल्दी कैसे नष्ट हो सकता था? पूर्वज, ऐसा हुआ। यह सुनकर लक्ष्यराज ने सप्तखड्ग अमर भवन में जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। क्या तुम्हारा असली स्वरूप वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक मूल निवासी द्वारा मारा गया था? लक्ष्यराज का वृत्तांत सुनने के बाद अग्नितत्व पूर्वज तुरंत क्रोधित हो गया। अगर लक्ष्यराज का असली स्वरूप सप्तखड्ग अमर भवन के अंतर्निहित खतरों में मर गया होता तो वह एक बात होती, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक गंवार के लिए उनके अग्नितत्व संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत करना, यह कितनी बड़ी धृष्टता है। हाँ पूर्वज, उस पापी छोटे जानवर ने मुझ पर तब हमला किया जब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। मैं पहले से ही उस विषधर ड्रैगन से लड़ रहा था, लेकिन उस छोटे बदमाश ने स्थिति का फायदा उठाया। पूर्वज, आपको मेरा बदला लेना होगा। लक्ष्यराज जमीन पर लेट गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वाभाविक रूप से यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह वह और भुवन थे जिन्होंने पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया पर हमला किया था और बाद में उसके जवाबी हमले के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा मारे गए थे।
यदि वह अग्नितत्व पूर्वज को ऐसे तथ्य बताता तो वह निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से क्रोधित कर देता। अग्नितत्व संप्रदाय के गरिमामय युवा गुरु के रूप में वह एक गुप्त हमले के दौरान शक्ति सिंधु महाद्वीप के एकमात्र मूल निवासी को भी नहीं मार सका और अंततः मूल निवासी द्वारा ही मारा गया। अगर अग्नितत्व पूर्वज को इस बात का पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे अग्नितत्व संप्रदाय का कलंक मानेंगे। यद्यपि अग्नितत्व पूर्वज अंततः उसका बदला लेंगे, वह अनिवार्य रूप से पूर्वज का पक्ष खो देगा और यहां तक कि अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में अपना स्थान भी खो सकता है। सप्त खड्ग अमर भवन में उसका असली शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में अपनी स्थिति खोना उसके लिए एक घातक झटका होगा। यद्यपि उसके इस क्लोन ने बहुत सारे संसाधनों का निवेश किया था और खेती करने के लिए एक अत्यंत मूल्यवान खजाने का उपयोग किया था, फिर भी उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा उसके वास्तविक शरीर से थोड़ी कम थी। यदि उसने अग्नितत्व संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में अपनी स्थिति खो दी तो भविष्य में उसे मिलने वाले उपचार और संसाधनों में बहुत कमी आएगी और इस क्लोन के विकास की संभावनाएं और भी धूमिल हो जाएंगी। इसलिए चाहे जो भी हो, उसने अग्नितत्व पूर्वज को उस मामले के बारे में सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। लक्ष्यराज, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। जो कोई भी मेरे अग्नितत्व संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत करेगा, न केवल वह छोटा जानवर मरना चाहिए बल्कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में सभी को मरना होगा, अग्नितत्व पूर्वज ने कहा। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में अग्नितत्व संप्रदाय कोई परोपकारी शक्ति नहीं थी। अग्नितत्व पूर्वज स्वयं एक कुख्यात व्यक्ति था, क्रूर, खून का प्यासा और प्रतिशोधी। अब यह सुनकर कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक गंवार ने उनके अग्नितत्व संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की और इसके अलावा उसके सबसे प्यारे पोते को, अग्नितत्व पूर्वज कैसे उग्र नहीं हो सकता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी दूरस्थ और गरीब जगह के लिए भले ही वह पूरी आबादी का सफाया कर दे, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। दक्षिणी स्वर्गमंडल में कोई भी इतनी दूरस्थ जगह की स्थिति पर ध्यान नहीं देगा। मेरा असली स्वरूप षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की कगार पर है। यदि मेरा असली स्वरूप सफलतापूर्वक षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर सकता है तो शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने का समय बहुत कम हो जाएगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम अब जा सकते हो, अग्नितत्व पूर्वज ने लक्ष्यराज की ओर देखते हुए कहा। धन्यवाद पूर्वज। यह सुनकर लक्ष्यराज बहुत खुश हुआ। पीछे हटने से पहले उसने अग्नितत्व पूर्वज को कई बार प्रणाम किया। ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में आग की तरह लाल लबादे पहने एक आकृति पवन वेग नौका के धनुष पर बैठी थी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि अग्नितत्व पूर्वज का असली स्वरूप था। मूल रूप से उसने अपने भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश के माध्यम से सीधे उड़ान भरी। आखिरकार यद्यपि जिस पवन वेग नौका की वह सवारी कर रहा था उसकी गति तेज थी, फिर भी वह उसकी अपनी उड़ान की गति जितनी तेज नहीं थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसने पहले पवन वेग नौका का उपयोग नहीं किया था, लेकिन हाल ही में उसे अचानक षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने का अवसर महसूस हुआ। इसलिए उसने पवन वेग नौका निकाली और उसे ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में उड़ने दिया, जबकि वह स्वयं पवन वेग नौका पर पालथी मारकर कल्टीवेशन करने लगा। इस दिन पवन वेग नौका के धनुष पर पालथी मारकर कल्टीवेशन कर रहे अग्नितत्व पूर्वज ने अचानक अपनी आंखें खोली। कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद उसे लगा कि वह षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं है। अब उसे जल्दी से एकांत में कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत थी, अन्यथा अगर वह इस पवन वेग नौका पर सीधे सफलता प्राप्त करता तो यह परेशानी का सबब होता। यद्यपि इस क्षेत्र में शक्तिशाली मार्शल कलाकारों का सामना करने की संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन ऐसा जोखिम नहीं उठाना ही बेहतर था। क्या होगा यदि अन्य शक्तिशाली मार्शल कलाकार गलती से आसपास आ गए और वह षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय महाविपत्ति से गुजरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया? क्या यह उसे एक खतरनाक स्थिति में नहीं डाल देगा? अग्नितत्व पूर्वज खड़ा हो गया और आसपास के ब्रह्मांड को देखा। अंततः उसकी नजर दूर एक तारे पर पड़ी। यह तारा परिधि में केवल 100 अरब मील का था, यहां तक कि उनके अग्नितत्व संप्रदाय के आकार जितना भी बड़ा नहीं था। हालांकि इन परिस्थितियों में अग्नितत्व पूर्वज नखरे नहीं दिखा सकता था। वह उस तारे की ओर उड़ गया और पहुंचने के बाद अग्नितत्व पूर्वज ने व्यूह स्थापना सामग्री निकालनी शुरू कर दी और व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। महाविपत्ति लोक में हर सफलता महाविपत्ति के परीक्षण के साथ होती है, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। वह अनगिनत वर्षों से पंचम विपत्ति लोक में डूबा हुआ था और लंबे समय से इस दिन की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने वह सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। चिकित्सा गोलियों और अपने असली सार को बहाल करने के लिए गोलियों से लेकर महाविपत्ति से निपटने के लिए जादुई खजानों तक। यद्यपि यह सफलता कुछ हद तक अचानक थी, लेकिन अग्नितत्व पूर्वज के लिए इसे जल्दबाजी नहीं माना गया था। व्यूह स्थापित करने और तारे को चट्टान की तरह ठोस बनाने के बाद अग्नितत्व पूर्वज ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना एकांतवास शुरू कर दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप, सप्त खड्ग अमर भवन, पत्थरों के जंगल में। यम कितना आरामदायक। माया की हथेली में नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फैलाए, अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और नींद में अपनी आंखें खोली। नीलिमा, तुम आखिरकार जाग ही गई। नन्ही चिड़िया को जागते देख माया ने आश्चर्य और खुशी से कहा, हाँ, मैं कहाँ हूं? नन्ही चिड़िया माया की हथेली पर खड़ी हो गई और खाली नजरों से चारों ओर देखने लगी। जाहिर है वह पूरी तरह से जागृत नहीं थी और नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। नीलिमा, क्या हुआ? क्या तुम्हें याद नहीं कि क्या हुआ था? क्या तुम्हारे दिमाग को चोट लगी है? नन्ही चिड़िया की शक्ल देखकर माया ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। नन्ही चिड़िया का दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया और उसे अचानक याद आया कि वह कहाँ है। विराट, वह कमीना लक्ष्यराज कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगी। नन्ही चिड़िया श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास उड़कर गई और धमकी भरे लहजे में चिल्लाने लगी। इस बार उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। वह उस कमीने लक्ष्यराज के अचानक गुप्त हमले से लगभग मारी ही गई थी। सौभाग्य से वह पहले ही अर्धचरण रूपांतरण लोक में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। अन्यथा लक्ष्यराज की लाल रोशनी के हमले से बचना लगभग असंभव होता। और मेरी मदद करने आओ, मैं अब और नहीं टिक सकता। यदि मेरा निर्मल अवतार मर जाता है तो कोई बात नहीं, यह पैसे भी मेरे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। अन्यथा लक्ष्यराज की उस लाल रोशनी वाले हमले से बच पाना लगभग असंभव होता। अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया था जिसने नन्ही चिड़िया को क्रोध से भर दिया। अब जब वह होश में आ गई थी तो सबसे पहली बात जो उसने सोची वह लक्ष्यराज से बदला लेना था। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, लक्ष्यराज को मैं पहले ही मार चुका हूं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। सच में?
श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनकर नन्ही चिड़िया तुरंत दंग रह गई। बिल्कुल सच है, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए झुंझलाहट के साथ कहा। हम्फ, उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना मैं उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर देती। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और फुफकारते हुए कहा, मूर्ख नन्ही चिड़िया, तुम्हारी चोटें कैसी भर रही हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी तो बात ही मत करो, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। मैंने अभी अभी अगले स्तर में प्रवेश किया था और उस कमीने लक्ष्यराज ने मुझ पर इस तरह छिपकर हमला किया, जिसने मेरी पूरी नींव को ही नुकसान पहुंचाया है। नन्ही चिड़िया ने भारी निराशा के साथ अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। तो तुम्हारी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा। हाँ। नन्ही चिड़िया ने सिर हिलाया और कुछ उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता कि इस बार मुझे पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा। यह नवजीवन संजीवनी गोली उच्च श्रेणी की नहीं है, यह केवल मेरी ऊपरी चोटों का ही इलाज कर सकती है, लेकिन यह उन हिस्सों को ठीक नहीं कर सकती जिन्होंने मेरी मार्शल आर्ट्स की नींव को नुकसान पहुंचाया है। श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास इस समय जो नवजीवन संजीवनी गोली थी, वह केवल एक शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक की गोली थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो भले ही जुबैदा द्वारा बनाई गई नवजीवन संजीवनी गोली केवल एक शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक की गोली थी, लेकिन इसके औषधीय प्रभाव इतने शक्तिशाली थे कि यह न केवल महाविपत्ति लोक से नीचे के योद्धाओं की चोटों को काफी हद तक ठीक कर सकती थी, बल्कि प्रथम विपत्ति लोक वालों की भी। यहां तक कि प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा जैसे श्वेत हिम संप्रदाय के पुनीत को भी इन शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक वाली नवजीवन संजीवनी गोलियों के सेवन से महत्वपूर्ण उपचारात्मक प्रभाव मिलते थे। यह इन गोलियों की आश्चर्यजनक प्रभावकारिता को दर्शाता है। हालांकि नन्ही चिड़िया कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह नील पक्षी की वंशज है। भले ही उसकी साधना केवल अर्ध महाविपत्ति लोक में है, लेकिन उसकी ताकत एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर है। शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक वाली नवजीवन संजीवनी गोली वास्तव में उसकी चोटों को ठीक करने के लिए अपर्याप्त है। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट गहरी सोच में पड़ गया। नन्ही चिड़िया की मार्शल आर्ट्स की नींव वास्तव में घायल हो गई थी। उसकी चोटें सचमुच गंभीर थीं। चूंकि शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक वाली नवजीवन संजीवनी गोली उसकी चोटों को ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे वापस लौटना होगा और अनंत परम मीनार से उसका इलाज करवाना होगा। वैसे विराट, मैं कितनी देर तक सोती रही? नन्ही चिड़िया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। तुम 5 दिन और 5 रात तक बेहोश रही हो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया, वह बेहोश थी, लेकिन वह हठपूर्वक इसे मानने से इनकार कर रही थी और यह जानने पर जोर दे रही थी कि वह कितनी देर तक सोई थी। क्या यह सामान्य नींद थी? आह, मैं सच में इतने लंबे समय तक सोती रही? नन्ही चिड़िया ने आश्चर्य से कहा। तो मैंने कितनी सारी रोमांचक चीजें याद कर दी होंगी। विराट, जल्दी बताओ, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? वह औरत लावण्या कहाँ है? वह कहाँ गई? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे निशब्द होकर देखा। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया, इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। क्या उसे लावण्या के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी चोटों को ठीक करने की चिंता नहीं करनी चाहिए? श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल संक्षेप में बता सका कि उसके बेहोश होने के बाद पत्थर के कमरे में क्या हुआ था। जहां तक बात है कि पत्थर के कमरे से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे माया से पूछने के लिए कहा। वैसे भी माया बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सबसे अधिक जानती थी। यहां तक कि वह खुद जो जानता था वह भी विशाल कछुए और माया से ही पता चला था। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा बताई गई कहानी सुनने के बाद नन्ही चिड़िया जल्दी से माया की ओर मुड़ी और उससे पूछा कि बाद में क्या हुआ था। भाई विराट, आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? पुनीत ने पास आकर श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। इस बार नीलिमा की चोटें काफी गंभीर हैं, इसलिए मैं फिलहाल सप्त खड्ग अमर भवन छोड़ने की योजना बना रहा हूं। आपके बारे में क्या विचार है भाई पुनीत? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। हम भी फिलहाल सप्त खड्ग अमर भवन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। चूंकि भाई विराट भी उसी दिशा में जा रहे हैं तो हम एक साथ यात्रा कर सकते हैं, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। उस विषैले ड्रैगन के साथ हुई लड़ाई में उनके श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यहां तक कि जो प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा जीवित बच गए थे, वे भी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उस पत्थर के कमरे में ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई विषैली धुंध बेहद शक्तिशाली थी और उनके लिए इसे हटाना बहुत मुश्किल था। अपनी ताकत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने सप्त खड्ग अमर भवन की आगे खोज न करने का फैसला किया। इसके अलावा पत्थरों के जंगल में इस बिंदु पर उन्होंने जिन खतरों का सामना किया था वे पहले से ही अपार थे। चतुर्थ विपत्ति लोक के जिस विषैले ड्रैगन का उन्होंने अभी अभी सामना किया था, उसने लगभग उन्हें खत्म ही कर दिया था। अगर लावण्या ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करके ईश्वरीय विपत्ति की शक्ति का उपयोग उस विषैले ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए नहीं किया होता तो शायद वे जीवित नहीं बच पाते। वे इस बार बचने में भाग्यशाली रहे, लेकिन अगर वे फिर से उसी स्तर के खतरे का सामना करते तो वे हर बार इतने भाग्यशाली नहीं होते। इस पत्थरों के जंगल की इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद पुनीत और अन्य लोगों को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि वे सप्त खड्ग अमर भवन में जितना गहरे जाएंगे उन्हें उतने ही बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। अपनी ताकत के साथ वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। आगे बढ़ना आत्महत्या होगी। इसलिए पुनीत और अन्य लोगों ने अस्थायी रूप से सप्त खड्ग अमर भवन छोड़ने और अपनी चोटों के ठीक होने के बाद आगे की योजना बनाने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सप्त खड्ग अमर भवन से प्राप्त लाभों को अपनी ताकत में बदलने की योजना बनाई। हालांकि सप्त खड्ग अमर भवन की उनकी खोज के परिणाम स्वरूप काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उनके लाभ भी उतने ही भारी थे। यदि इन खजानों और संसाधनों को बेचकर रूपांतरण ईश्वरीय स्फटिकों का आदान प्रदान किया जाए तो यह एक बहुत बड़ा भाग्य होगा। आप भी सप्त खड्ग अमर भवन छोड़ना चाहते हैं? पुनीत और अन्य लोगों की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट शुरू में तो हैरान हुआ, लेकिन जल्दी ही उनके इरादों को समझ गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सहमति पर पहुंचने के बाद दोनों अपनी विदाई की तैयारी करने चले गए। मूर्ख नन्ही चिड़िया, माया, विशाल कछुआ, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए के पास जाकर कहा। ओह ओह। नन्ही चिड़िया जो माया और गार्गी के साथ चहक रही थी, उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुने और तुरंत सहमत हो गई। फिर समूह ने अपना सामान बांधा और पुनीत तथा श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के साथ फिर से प्रस्थान किया। अरे विराट, तुम किस रास्ते जा रहे हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट और पुनीत को जिस दिशा में जाते हुए देखा तो नन्ही चिड़िया ने चकित होकर पूछा। विराट और अन्य लोग वापस जाते हुए क्यों लग रहे थे? या क्या यह सिर्फ इतना था कि वह अपनी नींद के बाद थोड़ी भ्रमित हो गई थी और यह भी नहीं बता सकती थी कि कौन सा रास्ता किधर है?
हम अब वापस जा रहे हैं, इस रास्ते से नहीं बल्कि उस रास्ते से। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या? वापस जाई? वापस क्यों जाई? नन्ही चिड़िया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, वह पूरी तरह से भ्रमित लग रही थी। सप्तखड्ग अमर भवन में इतने सारे अवसर थे तो वापस क्यों जाई? क्या वे बस उन सभी खजानों और अवसरों को यहीं छोड़ने वाले थे? अगर तुम वापस नहीं जाओगी तो अपनी चोटों को कैसे ठीक करोगी? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने निशब्द होकर कहा। यह छोटी मूर्ख, क्या इस बार इसका दिमाग खराब हो गया था? इसने वास्तव में ऐसा सवाल पूछा। विराट, मेरी चोटें ठीक हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर नन्ही चिड़िया बिल्कुल भी आभारी नहीं थी। इसके बजाय उसने असंतोष भरे भाव से कहा। नन्ही चिड़िया वास्तव में अपनी चोटों के बारे में चिंतित नहीं थी। वह विराट के असली स्वरूप की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जब तक वह विराट के पास लौट जाएगी तब तक सबसे गंभीर चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। एक छोटी सी चोट क्या थी जिसने उसकी मार्शल आर्ट्स की नींव को नुकसान पहुंचाया था? ठीक है छोटी मूर्ख, हट मत करो। अगर तुम्हारा सामना फिर से उस विषैले ड्रैगन जैसे किसी खूंखार जानवर से हो गया तो क्या तुम उसे संभाल पाओगी? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट के साथ कहा। यह सुनकर नन्ही चिड़िया पल भर के लिए निशब्द हो गई। यद्यपि अपनी ताकत पर उसे भरोसा था, लेकिन वह इतनी अहंकारी नहीं थी कि यह विश्वास कर सके कि वह एक चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर से मुकाबला कर सकती है। वह अपनी चोटों की परवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या होगा यदि उसका सामना फिर से ऐसे शक्तिशाली जानवर से हो जाए? यह वास्तव में एक समस्या थी। यह सोचकर नन्ही चिड़िया ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। समूह की वापसी की यात्रा अपेक्षाकृत सुचारू रही। अंदर आते समय वे सतर्क और सावधान रहे थे, लेकिन वापसी की यात्रा पर पहले ही एक बार क्षेत्र की टोह लेने के बाद वे इलाके से बहुत अधिक परिचित थे, जिससे वे बहुत तेजी से यात्रा कर सके। पत्थरों के जंगल में प्रवेश किए हुए उन्हें 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने में केवल 1 वर्ष का समय लगा था, जो कि 3 गुना तेज था। बेशक उनकी वापसी की यात्रा खतरों से खाली नहीं थी। उनका सामना कई तृतीय विपत्ति लोक के जानवरों के हमलों से हुआ। यद्यपि उनका समूह पहले की तुलना में छोटा था जब वे पहुंचे थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम नहीं हुई थी। विशेष रूप से माया के अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उनके समूह की ताकत तुरंत बढ़ गई। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद केवल माया की युद्ध शक्ति पहले ही एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। अपनी तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र जादुई भाले के साथ उसकी ताकत और भी बढ़ गई। अकेले माया ही किसी तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से बमुश्किल लड़ने के लिए काफी थी, दूसरों की मदद की तो बात ही छोड़ दें। उनकी टीम की ताकत के साथ जब तक उनका सामना चतुर्थ विपत्ति लोक से ऊपर के विशेषज्ञों से नहीं होता, वे मूल रूप से सुरक्षित रहेंगे। तृतीय विपत्ति लोक के जो जानवर उन पर हमला करने आए थे, भाग्यशाली बच सकते थे, दुर्भाग्यशाली उनका शिकार बन जाते थे। पत्थरों के जंगल से निकलने के बाद समूह ने अंततः सप्तखड्ग अमर भवन के द्वारों पर पहुंचने से पहले 6 महीने और बिताए। जैसे ही उन्होंने सप्तखड्ग अमर भवन से कदम बाहर रखा, हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। सप्तखड्ग अमर भवन के अंदर अवसर बहुत अच्छे थे, लेकिन खतरे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। अंदर उन्होंने जो दबाव महसूस किया वह अपार था, और उन्होंने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। अब सप्तखड्ग अमर भवन से बाहर निकलकर वे अंततः पूरी तरह से आराम कर सकते थे। सप्तखड्ग अमर भवन से बाहर निकलने के बाद पुनीत ने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और पूर्वज श्वेत हिम से संपर्क किया। सप्तखड्ग अमर भवन के अंदर वे संचार टोकन का उपयोग करके बाहरी दुनिया के साथ संवाद नहीं कर सकते थे। पूरी हवेली पूरी तरह से अलग थलग लग रही थी। संचार टोकन का उपयोग हवेली के अंदर के लोग केवल एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कर सकते थे। इसका उपयोग बाहर के लोगों से संपर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता था। पूर्वज श्वेत हिम को स्थिति की रिपोर्ट करने के बाद पुनीत ने संचार टोकन को दूर रखा, श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ा, अपने हाथ जोड़े और कहा, भाई विराट, विदाई, हम फिर किसी दिन मिलेंगे। क्या? भाई पुनीत का क्या मतलब है? आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट शुरू में हैरान हुआ, फिर उसने चकित भाव से पूछा। मैंने अभी श्वेत हिम संप्रदाय के हमारे पूर्वज को स्थिति की रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा कि हमें पहले वापस जाना चाहिए। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका मिशन अनिवार्य रूप से पूरा हो गया था। जब पूर्वज श्वेत हिम ने उन्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप भेजा तो उनका मुख्य कार्य यह पता लगाना था कि वहां क्या गिरा था। जब उन्हें पता चला कि वह खजाना सप्तखड्ग अमर भवन था तो उनका मिशन अनिवार्य रूप से पूरा हो गया। अब उन्होंने न केवल यह पता लगा लिया है कि खजाना क्या है, बल्कि उन्होंने सप्तखड्ग अमर भवन के लेआउट की प्रारंभिक समझ भी प्राप्त कर ली है। उनका मिशन उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा माना जा सकता है, और यह तथ्य कि इतने सारे लोग बच गए यह विराट, नन्ही चिड़िया और माया के साथ उनकी मुठभेड़ के कारण था। अन्यथा वे इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और उन्हें भी जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समान भाग्य का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए पुनीत विराट का बहुत आभारी था। क्या आप बस इस तरह उड़कर वापस जा रहे हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने संदेह के संकेत के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वज पहले हमें अपने पास लाने के लिए अंतरिक्ष को चीरेंगे और फिर हमें वापस भेजने के लिए श्वेत हिम महाद्वीप की ओर जाने वाले अंतरिक्ष को चीरेंगे। अगर हम अपने दम पर वापस उड़कर जाते तो उसमें कितना समय लग जाता? पुनीत के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपने दिल में एक हलचल महसूस हुई। ओ भाई पुनीत, मेरा एक अनुरोध है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए झिझकते हुए अंततः पुनीत की ओर देखकर बात की। भाई विराट, कृपया बेझिझक बोलें। हमारे संबंधों को देखते हुए औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। मैंने पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं आपके श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा करना चाहूंगा। क्या यह आपके लिए सुविधाजनक होगा भाई पुनीत? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में भाई विराट का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी होगी, पुनीत ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि मुझे पहले अपने पूर्वज से परामर्श करना चाहिए और उनकी राय मांगनी चाहिए। यदि विराट श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा करता है तो उसे बहुत खुशी होगी, और भी बेहतर होगा यदि विराट श्वेत हिम संप्रदाय में शामिल हो जाए और एक शिष्य बन जाए। विराट की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ श्वेत हिम संप्रदाय में शामिल होने से निस्संदेह अकल्पनीय लाभ होंगे। यह तो पक्का है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत उत्तर दिया। भाई विराट, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, पुनीत ने कहा। तुरंत ही उसने फिर से संचार टोकन निकाला और पूर्वज श्वेत हिम से संपर्क किया। गार्गी, जो उनके बगल में थी, शुरुआत में विराट से एएसएनएल अलगाव पर अनिच्छा से भरी हुई थी। अब
यह सुनकर कि विराट भी उनके साथ श्वेत हिम महाद्वीप की यात्रा करेगा, उसकी आंखें अपार खुशी से चमक उठीं। उसने पुनीत को घबराहट और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ देखा, इस उम्मीद में कि पूर्वज श्वेत हिम सहमत होंगे, अन्यथा उसे अपने भाई विराट से अलग होना पड़ेगा। श्वेत हिम महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप अविश्वसनीय रूप से दूर थे। कौन जानता था कि वे फिर कब मिलेंगे। पूर्वज श्वेत हिम के साथ कुछ देर संवाद करने के बाद पुनीत ने संचार टोकन को दूर रख दिया और एक चौड़ी मुस्कान के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और कहा, भाई विराट, बधाई हो, हमारे पूर्वज ने आपको हमारे साथ यात्रा करने की अनुमति देने के लिए सहमति दे दी है। यह बहुत अद्भुत है भाई पुनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेत वस्त्रधारी विराट भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पुनीत को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और अपना आभार व्यक्त किया। विराट, मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। इस समय नन्ही चिड़िया जो माया के कंधे पर बैठी थी, विराट के कंधे पर उड़ गई और श्वेत वस्त्रधारी विराट के कान में बार बार चहकने लगी। स्वाभाविक रूप से वह भी इस मौज मस्ती में शामिल होना चाहती थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इतने वर्षों तक फंसे रहने के बाद वह लगभग बोरियत से मर रही थी। अब जब उसे अंततः अन्य महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला था, तो वह इसे कैसे छोड़ सकती थी। मूर्ख नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट उसके सिर को थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका और झुंझलाहट से कहा, तुम वापस जाओ और वहीं रहो, पहले अपनी चोटों को ठीक करो। विराट, फिर जब मैं ठीक हो जाऊं तो तुम्हें जल्दी से मुझे लेने आना होगा, नन्ही चिड़िया ने जल्दी से कहा। उसे श्वेत हिम महाद्वीप जाने की कोई जल्दी नहीं थी। भले ही वह इस बार श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन एक बार जब विराट ने श्वेत हिम महाद्वीप पर खुद को स्थापित कर लिया, तो वह उसे आसानी से वहां ला सकता था। आखिरकार विराट जानता था कि स्थानिक स्थानांतरण व्यूह कैसे स्थापित किया जाता है। एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के साथ विराट आसानी से किसी भी जगह की यात्रा कर सकता था जहां वह जाना चाहता था। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है विराट, जब तुम श्वेत हिम महाद्वीप पहुंच जाओ तो मुझे वापस लेने आना याद रखना। यह देखकर कि श्वेत वस्त्रधारी विराट उसे भगाना शुरू कर रहा था, नन्ही चिड़िया के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई विराट, चलो चलें। नन्ही चिड़िया को निर्देश देने के बाद पुनीत ने विराट की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। अलविदा बहन नीलिमा, बहन माया, विशाल कछुआ। गार्गी ने नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए को हाथ हिलाया। सच कहूं तो वह नन्ही चिड़िया और माया से अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थी। यद्यपि उसने उनके साथ केवल कुछ ही वर्ष बिताए थे, लेकिन उन्होंने बहुत गहरी दोस्ती बना ली थी। नन्ही चिड़िया और माया जीवन में यकीनन उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। इस समय गार्गी का दिल टूट गया था और वह अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू छलक रहे थे। इस अलगाव के बाद उसे नहीं पता था कि वह नीलिमा और माया से कब मिल पाएगी। छोटी गार्गी, अलविदा, तुम पहले वापस जाओ, मैं तुम्हें जल्द ही खोजने आऊंगी। नीलिमा ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और कहा। पुनीत, गगन और अन्य लोग नीलिमा की बातों से आश्वस्त नहीं थे। श्वेत हिम महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से अविश्वसनीय रूप से दूर था और नीलिमा के लिए वहां की यात्रा करना अत्यंत कठिन होगा। उनके पूर्वज उन्हें अपनी मर्जी से आदेश देने की अनुमति नहीं देंगे। जब भी वे श्वेत हिम महाद्वीप जाना चाहें, उन्हें लाने के लिए अंतरिक्ष को चीरने की बात तो दूर, इतनी विशाल दूरी पर एक स्थानिक मार्ग को चीरना उनके पूर्वज के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा। इस बार विराट केवल इसलिए श्वेत हिम महाद्वीप जा रहा था क्योंकि वे श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य लौट रहे थे और उनके पूर्वज बस उसे रास्ते में उठा रहे थे। उनके पूर्वज के लिए विशेष रूप से नीलिमा के लिए एक स्थानिक मार्ग को चीरना व्यावहारिक रूप से असंभव था। हालांकि पुनीत, गगन और अन्य लोग इस बात से अनजान थे कि विराट वास्तव में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना जानता था, एक तकनीक जो प्राचीन काल से दक्षिणी स्वर्ग मंडल में खो गई थी। अगर उन्हें यह पता होता तो वे शायद इस तरह नहीं सोचते। केवल गार्गी, उस मूर्ख लड़की ने नन्ही चिड़िया की कही बातों पर पूरी तरह विश्वास किया। उसने खुशी से अपना हाथ हिलाया और कहा, बहन नीलिमा, आपको जल्दी आना होगा, मैं श्वेत हिम महाद्वीप पर आपका इंतजार करूंगी। गार्गी की बातें सुनकर पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोग उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। यह छोटी लड़की, उन्हें नहीं पता था कि वह भोली थी या सिर्फ बेवकूफ जो ऐसी बातों पर भी विश्वास कर रही थी। गगन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी छोटी बहन हमेशा इतनी भोली और सरल रही थी, जो सबसे अपमानजनक बातों पर भी विश्वास करती थी। हालांकि गार्गी का खुश चेहरा देखकर वह उसकी पोल खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। समूह बाहरी स्वर्ग की ओर उड़ चला। शक्ति सिंधु महाद्वीप की तेज तूफानी हवाओं से बाहर उड़ने और महाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों में एक दूरस्थ बिंदु पर पहुंचने के बाद पुनीत ने अपना संचार टोकन निकाला और पूर्वज श्वेत हिम से संपर्क किया। फिर दूर के ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एक स्थानिक दरार अचानक कहीं से प्रकट हो गई। यह देखकर हर कोई दरार की ओर दौड़ा। दरार पर पहुंचने पर वे सभी अंदर चले गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दरार में कदम रखा और एक पल में उसने खुद को एक अन्य ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में पाया। यह ब्रह्मांडीय आकाश शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास के ब्रह्मांडीय आकाश से पूरी तरह से अलग था और उसके सामने एक सफेद वस्त्र पहने हुए बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग के पास एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। यह कहा जा सकता है कि वह विराट द्वारा अपने जीवन में देखा गया सबसे शक्तिशाली योद्धा था। शिष्य पुनीत पूर्वज का अभिवादन करता है। पुनीत श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। शिष्य जिग्नेश पूर्वज का अभिवादन करता है। शिष्य गगन पूर्वज का अभिवादन करता है। श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ठीक है, तुम सब उठ सकते हो। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया और कहा, धन्यवाद पूर्वज। श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य एक स्वर में चिल्लाए, पूर्वज, यह युवा मास्टर विराट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हम युवा मास्टर विराट की मदद के कारण ही सप्तखड्ग अमर भवन से सुचारू रूप से बाहर निकलने में सक्षम थे। पुनीत ने विराट का परिचय श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग से कराया। कनिष्ठ विराट वरिष्ठ का अभिवादन करता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हम बुरा नहीं है, वास्तव में एक युवा प्रतिभा होने के योग्य है। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और सिर हिलाया। पुनीत, कृपया मेरे लिए इस युवा भाई का अच्छे से मनोरंजन करना, श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पुनीत की ओर मुड़कर कहा। जाहिर है इस श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने विराट की ज्यादा परवाह नहीं की। सतह पर उचित शिष्टाचार बनाए रखने के अलावा उसने विराट को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसके विचार में विराट पुनीत के समान स्तर पर केवल एक कनिष्ठ था जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि पुनीत ने उसे बताया था कि विराट की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा कितनी उत्कृष्ट थी, यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स कौतुक भी अभी भी एक कौतुक ही था, कोई सच्चा पावर हाउस नहीं।
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक पावर हाउस के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभा वाले जीनियस का मतलब केवल एक पावर हाउस बनने की क्षमता थी। एक मार्शल आर्ट्स कौतुक और एक सच्चे पावर हाउस के बीच एक लंबा रास्ता था, और बहुत कम मार्शल आर्ट्स कौतुक ही वास्तव में उस मार्ग को पूरा कर सकते थे और सच्चे पावर हाउस बन सकते थे। साधना की दुनिया में अनगिनत मार्शल आर्ट्स कौतुक असाधारण प्रतिभा रखते हैं, फिर भी वे आकाश में चमकते टूटते तारों की तरह होते हैं, जो गायब होने से पहले केवल एक क्षणभंगुर पल के लिए चमकते हैं। कई मार्शल आर्ट्स कौतुक अपने विकास के दौरान ही नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें कभी भी सच्चे पावर हाउस बनने का अवसर नहीं मिलता है। लंबे वर्षों के दौरान श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा वाले अनगिनत जीनियस को देखा है, लेकिन बहुत कम ही वास्तव में उसके स्तर के बराबर विकसित हुए हैं। इसलिए वह इन असाधारण प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स कौतुकों की केवल प्रशंसा करता है, उन्हें उच्च सम्मान में रखे बिना। विराट जैसे योद्धा के लिए, जो एक सच्चा महाविपत्ति लोक का साधक भी नहीं है, एक महाविपत्ति विशेषज्ञ बनने के लिए विपत्ति से गुजरना एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या वह विपत्ति को पार करके एक सच्चा महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन भी सकता है, यह अनिश्चित है। उसके स्तर के पावर हाउस के रूप में विकसित होने की बात तो दूर की है, उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि विराट एक सच्चा पावर हाउस नहीं बन जाता। श्वेत वस्त्रधारी विराट को श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग के रवैये की परवाह नहीं थी, वह केवल थोड़ा मुस्कुराया। एक गरिमामय पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का उसके प्रति इतना विनम्र होना पहले से ही काफी उदार था। वह संभवतः इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ से एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इतनी शक्तिशाली हस्ती का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे पहले पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित करनी होगी। इस दुनिया में अंततः सम्मान ताकत पर आधारित होता है। जी पूर्वज, श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग की बातें सुनकर पुनीत ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तुम सबको जल्दी वापस जाना चाहिए। वापस लौटने के बाद लगन से साधना करना। शायद मुझे अभी भी तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों की ओर देखते हुए कहा। फिर बिना किसी देरी के श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने श्वेत हिम महाद्वीप की ओर जाने वाली एक स्थानिक दरार को चीर दिया। यह देखकर पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्य जल्दी से स्थानिक दरार से गुजरे और श्वेत हिम महाद्वीप लौट गए। भाई विराट, कृपया। पुनीत ने विराट को पहले स्थानिक दरार में प्रवेश करने का इशारा किया, फिर वह पीछे से आया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और दरार में कदम रखा। उसकी आंखों के सामने एक धुंधलापन छा गया और अगले ही पल उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया। वह अब ब्रह्मांड में था, लेकिन उसके सामने एक बेहद विशाल महाद्वीप फैला हुआ था। यह महाद्वीप अविश्वसनीय रूप से राजसी था। इसे दूर से देखते हुए विराट को लगा कि यह महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से 4 या 5 गुना बड़ा है, मोटे तौर पर शून्य समाधि महाद्वीप के ही आकार का। भाई विराट, हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में आपका स्वागत है। जैसे ही विराट दूर विशाल महाद्वीप को देख रहा था, उसके कानों में एक आवाज गूंजी। धन्यवाद। विराट मुड़ा और पुनीत को झुककर प्रणाम किया। आइए, अब हम यहाँ और न रुकें। आइए पहले मेरे विनम्र निवास पर चलें और मैं अपना आतिथ्य प्रदान करूंगा, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। श्वेत हिम संप्रदाय के सभी शिष्यों के आ जाने के बाद समूह दूर विशाल महाद्वीप की ओर उड़ चला। यद्यपि उनका स्थान महाद्वीप के करीब प्रतीत होता था, लेकिन दूरी वास्तव में काफी अधिक थी। क्योंकि उन्हें अर्ध महाविपत्ति लोक में श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों की गति को समायोजित करना था, इसलिए महाद्वीप के आकाश तक पहुंचने में उन्हें पूरा। विराट पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। वो महाद्वीप के केंद्र की ओर ले गया। वहां श्वेत हिम संप्रदाय स्थित था। श्वेत हिम महाद्वीप अविश्वसनीय रूप से विशाल था, यहां तक कि अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा की गति से भी इसके सबसे दक्षिणी बिंदु से इसके सबसे उत्तरी बिंदु तक उड़ान भरने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। बेशक उनका स्थान श्वेत हिम महाद्वीप के केंद्र से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उन्हें इतने लंबे समय तक उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं थी। उनके वर्तमान स्थान पर यहां तक कि अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा की गति से भी श्वेत हिम संप्रदाय के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 1 महीना पर्याप्त होगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, उत्तर पश्चिमी राज्य, सप्तखड्ग अमर भवन के सामने। नन्ही चिड़िया आकाश की ओर देख रही थी और छोड़ने के लिए अनिच्छुक लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वह गार्गी से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी, न ही श्वेत वस्त्रधारी विराट से, बल्कि उसे थोड़ी नाराजगी महसूस हो रही थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट उसे इस बार अपने साथ नहीं ले गया था। मूर्ख नन्ही चिड़िया, तुम वहां क्या खड़ी हो? जल्दी करो और मेरे साथ वापस आओ। जैसे ही नन्ही चिड़िया आकाश की ओर घूर रही थी, उसके कानों में एक आवाज गूंजी। अपना सिर घुमाते हुए उसने स्वयं विराट को देखा, जो किसी तरह व्यक्तिगत रूप से पहुंचने में सफल रहा था। विराट, तुम यहां कैसे? नन्ही चिड़िया ने कुछ आश्चर्य से पूछा। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? क्या तुम फिर से कुछ योजना बना रही हो? विराट ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट के साथ कहा। उसके मुख्य शरीर के इतनी जल्दी में आने का कारण यह था कि उसे चिंता थी कि नीलिमा उसकी देखरेख के बिना फिर से परेशानी खड़ी करेगी। यद्यपि माया और विशाल कछुआ भी यहाँ थे, माया और नीलिमा व्यावहारिक रूप से अविभाज्य थीं। नीलिमा पर नजर रखने में माया की मदद करने की उम्मीद करना बस ख्याली पुलाव था। वह आभारी होगा यदि नीलिमा द्वारा माया को किसी परेशानी में नहीं घसीटा गया। विशाल कछुए के लिए तो यह और भी असंभव था। विशाल कछुए की वर्तमान ताकत नीलिमा के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। अगर उसने उसे समझाने की कोशिश करने की हिम्मत की तो 100% संभावना थी कि उसे पीटा जाएगा। विराट, क्या तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते? नीलिमा ने बड़े असंतोष के साथ कहा। क्या तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो? विराट ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा। बकवास बंद करो, जल्दी करो और मेरे साथ वापस आओ। ठीक है, मैं वापस जाऊंगी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? नन्ही चिड़िया ने नाराजगी से कहा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह चुपचाप विराट के पीछे पीछे वापस आ गई। विराट, जब तुम श्वेत हिम महाद्वीप पहुंच जाओ तो तुम्हें मुझे तुरंत लेने आना होगा, नन्ही चिड़िया ने विराट के कंधे पर उड़ते हुए कहा। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, विराट ने कहा। मेरे निर्मल अवतार को अभी तक श्वेत हिम महाद्वीप की स्थिति का पता भी नहीं चला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वहां परेशानी खड़ी करने के लिए भेजूंगा? विराट, क्या मैं उतनी ही बेकार हूं जितना तुम मुझे बताते हो? विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया ने गुस्से से कहा। अपने गुस्से को रोक न पाने के कारण वह विराट के सिर पर उड़ गई और अपने पंखों से उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। मूर्ख नन्ही चिड़िया, बस बहुत हुआ। अगर तुम इस तरह का व्यवहार करती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा। विराट ने उसे अपने सिर से पकड़ लिया और झुंझलाहट से कहा। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया, मैंने अभी तक सप्तखड्ग अमर भवन में इसके साथ हिसाब भी बराबर नहीं किया है और अब यह इतना घमंडी होने की हिम्मत कर रही है। यह सच में अपमानजनक है। हालांकि यह विचार करते हुए कि छोटी चिड़िया की चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं, मैं इससे परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूं। विराट ने नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए को वापस दक्षिणी महाद्वीप ले लिया।
विराट ने नन्ही चिड़िया को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर रख दिया ताकि अनंत परम मीनार उसकी चोटों को ठीक करने में मदद कर सके। जैसा कि विराट को उम्मीद थी, नन्ही चिड़िया की चोटें अनंत परम मीनार के लिए कुछ भी नहीं थीं। अनंत परम मीनार ने उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने में केवल एक दिन से भी कम समय लगाया। यूं हो, छोटी मूर्ख चिड़िया, लंबे समय से नहीं मिले, इधर आओ और मुझे देखने दो कि तुमने इन वर्षों में कुछ सुधार किया है या नहीं। अनंत परम मीनार द्वारा नन्ही चिड़िया की चोटों को ठीक करने के बाद हरित बालक पास आया। उसने नन्ही चिड़िया को ऊपर से नीचे तक देखा और एक उपहासपूर्ण भाव के साथ कहा, खंडित तलवार, मेरे रास्ते से हट जाओ। नन्ही चिड़िया ने नीले वस्त्रधारी बालक को तिरस्कार के भाव से देखा और कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मुझसे पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटूंगी कि विराट भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ओह, तुम मूर्ख नन्ही चिड़िया, कई साल बीत चुके हैं और तुम काफी साहसी हो गई हो, है ना? तुम मेरे सामने इतने घमंडी होने की हिम्मत कर रही हो। क्या मुझे तुम्हारे साथ निपटे हुए इतना समय हो गया है कि तुम इतनी घमंडी हो गई हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो? यह सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक ने अपनी बाहों को मोड़ा, अपना सिर उठाया और श्रेष्ठता की हवा के साथ कहा, खंडित तलवार, अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाती तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। मेरे सामने नखरे दिखाने की हिम्मत, चलो देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। नीले वस्त्रधारी बालक के अहंकार को देखकर नन्ही चिड़िया तुरंत भड़क गई। वह एक झटके में नीले वस्त्रधारी बालक पर झपटी और एक भयंकर हमला कर दिया। वह अब अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुकी थी और सच्ची युद्ध शक्ति के मामले में वह किसी साधारण द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से कम नहीं थी। खंडित तलवार, कृतघ्न और अहंकारी, उसके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कर रहा था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसे स्पष्ट रूप से याद था कि पहले मूर्ख बाघ के एक वाक्य से खंडित तलवार भयभीत होकर चुप हो गया था और उस समय मूर्ख बाघ ने केवल हाल ही में अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। उसकी वर्तमान ताकत उस समय के मूर्ख बाघ से कमजोर नहीं थी। क्योंकि खंडित तलवार उस समय के मूर्ख बाघ को भी नहीं हरा सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे भी नहीं हरा सकता था। हालांकि नन्ही चिड़िया को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह कितनी गलत थी। नीले वस्त्रधारी बालक के खिलाफ उसके तूफान जैसे हमले पूरी तरह से अप्रभावी थे। नीले वस्त्रधारी बालक ने बस पलटवार किया और उसके अविश्वसनीय रूप से भयंकर हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। इस दृश्य ने नन्ही चिड़िया को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। खंडित तलवार इतना शक्तिशाली कब हो गया? क्या वह अभी भी घायल और अस्वस्थ नहीं था? इसके अलावा यदि उस समय उसके पास इतनी ताकत होती तो वह उस मूर्ख बाघ से क्यों डरता? जब नन्ही चिड़िया को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने भागने की कोशिश की तो नीले वस्त्रधारी बालक ने हाथ बढ़ाकर उसका सिर पकड़ लिया। तुम मूर्ख नन्ही चिड़िया, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रही हो, तुम सच में साहसी हो गई हो। नीले वस्त्रधारी बालक ने अपनी दो उंगलियों के बीच नन्ही चिड़िया का सिर पकड़े हुए उसे अपने चेहरे तक उठाया और उपहास करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें आज सबक नहीं सिखाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ का बॉस कौन है। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया अभी भी सोचती है कि वह वैसा ही है जैसा वह कुछ साल पहले था। यद्यपि बाहरी दुनिया में केवल 5 या 6 वर्ष ही बीते हैं, अनंत परम मीनार समय को 10 गुना तेज कर देती है। उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर 50 या 60 वर्ष बिताए हैं। इस दौरान विराट द्वारा उसके लिए जादुई हथियारों के टुकड़ों की आपूर्ति कभी खत्म नहीं हुई। बड़ी मात्रा में जादुई हथियारों के टुकड़ों को निगलने, प्राचीन महाद्वीप के धारा के पानी की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी के बाद वह अब पहले से पूरी तरह से अलग है। उसकी वर्तमान रिकवरी की स्थिति 5वें स्तर के दिव्य अस्त्र के बराबर है। विराट की मदद के बिना भी उसकी अपनी ताकत नीलिमा के स्तर के योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया वास्तव में उसके प्रति घमंडी होने का दुस्साहस करती है। क्या वह अपनी सीमाएं नहीं जानती? विराट, मुझे बचाओ! नीले वस्त्रधारी बालक के शब्द सुनकर नन्ही चिड़िया डर गई और उसने तुरंत दूरी पर विराट को मदद के लिए पुकारा। नाग, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ बॉस बनना चाहते हो? इससे पहले कि नन्ही चिड़िया अपनी बात पूरी कर पाती, विराट पहले ही नीले वस्त्रधारी बालक के बगल में था। उसने बालक को घूर कर देखा और एक अमित्र भाव से पूछा, विराट, मैं तो बस मजाक कर रहा था। विराट के शब्द सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक का चेहरा फड़क उठा और उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, पिछले कुछ वर्षों में विराट ने उसे अच्छा खाना और पीना उपलब्ध कराया है जिससे वह बेहद आरामदायक जीवन जी सकता है। वह इतनी छोटी सी बात पर विराट को नाराज नहीं करना चाहता और ऐसा उदार उपचार नहीं खोना चाहता। इसके अलावा भले ही वह अब एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया है, वह अभी भी विराट को चुनौती नहीं दे सकता। उसने बहुत पहले ही विराट को अपना गुरु मान लिया है। विराट उसका गुरु है। सिर्फ एक विचार के साथ विराट जैसे चाहे उसमें हेरफेर कर सकता है। विराट, देखो, यह खंडित तलवार मुझे परेशान कर रहा है। विराट को आते देखकर नन्ही चिड़िया ऐसे चिल्लाई जैसे उसने किसी तारणहार को देख लिया हो। नन्ही चिड़िया की चीखें सुनकर विराट खुद को उसे निशब्द होकर देखने से नहीं रोक पाया। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया सच में कमजोर भी है और चंचल भी। यह जानते हुए भी कि हरे वस्त्रधारी बालक को उकसाने का परिणाम पिटाई होगी, वह फिर भी सक्रिय रूप से आगे आई। उसे नहीं पता था कि उससे क्या कहा जाए। हालांकि नाग पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छी तरह से ठीक हो गया है। विराट नन्ही चिड़िया की वर्तमान ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। साधारण द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। केवल शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ ही मुश्किल से उसके खिलाफ अपनी जमीन पर टिक सकते थे। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक के सामने नन्ही चिड़िया पूरी तरह से शक्तिहीन थी, व्यावहारिक रूप से उसकी दया पर। विराट ने महसूस किया कि हरे वस्त्रधारी बालक शायद पहले ही कम से कम एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र या यहां तक कि एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया था। नाग, बस बहुत हुआ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विराट ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और हरे वस्त्रधारी बालक से कहा। विराट की बातें सुनकर हरे वस्त्रधारी बालक का चेहरा सख्त हो गया। निराशा की एक लहर उसके ऊपर से गुजर गई। लानत है विराट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब उस मूर्ख नन्ही चिड़िया ने मुझ पर हमला किया तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? अब जब मूर्ख नन्ही चिड़िया नुकसान में है तो तुम तुरंत मुझे उसे जाने देने के लिए कहते हो। यह पक्षपात बहुत स्पष्ट है। भले ही नीले वस्त्रधारी बालक नाराज था, उसने विराट के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और उसे नन्ही चिड़िया के सिर को पकड़े हुए अपनी 2 उंगलियां छोड़नी पड़ी। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां छोड़ी, नन्ही चिड़िया जैसे उसे माफी मिल गई हो, तुरंत बालक की पकड़ से मुक्त हो गई और विराट के पीछे छिप गई। तुम कमीने तलवारबाज, तुम बस रुको, एक दिन मैं तुम्हारे साथ यह हिसाब बराबर करूंगी। नन्ही चिड़िया ने विराट के कंधे से अपना सिर बाहर निकाला, नीले वस्त्रधारी बालक को घूरते हुए और गुस्से से कहा, विराट, तुम देखो, वह मैं नहीं था जिसने इसे पहले उकसाया, यह मूर्ख नन्ही चिड़िया थी जिसने मुझे उकसाया। नीले वस्त्रधारी बालक ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और विराट की ओर मुड़ा। ठीक है, तुम दोनों मूर्खता करना बंद करो। क्या तुम बस एक बार के लिए शांत नहीं रह सकते? विराट ने झुंझलाहट से कहा।
ये लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते थे, उसे एक पल की शांति नहीं देते थे। वास्तव में यदि वे परेशानी पैदा करने के बाद उसे परेशान नहीं करते तो वह उनके साथ परेशान नहीं होता। हालांकि छोटी मूर्ख चिड़िया हमेशा एक बड़ा नुकसान उठाने के बाद शिकायत करने के लिए उसके पास आती थी, जिससे वह थक जाता था। हम्फ, विराट, तुम पक्षपाती हो, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूं। विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया ने फुफकारते हुए उड़ान भरी। वह सीधे माया को खोजने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर उड़ गई। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, यह छोटी मूर्ख चिड़िया बहुत कृतज्ञ है। वह पहले ही उसके लिए खड़ा हो चुका था और फिर भी उसने उस पर पक्षपात का आरोप लगाया। अगली बार जब वह उस हरे वस्त्रधारी बालक के हाथों में पड़ेगी तो वह उससे परेशान नहीं होगा, वह बालक को उसे पीटने देगा। विराट, देखो, भले ही तुम इस मूर्ख नन्ही चिड़िया का पक्ष लेते हो, यह इसकी सराहना नहीं करेगी। ऐसा धन्यवादहीन काम करने की जहमत क्यों उठाएं? मुझे तुम्हारे लिए इसे एक सबक सिखाने दो, क्या यह एक बेहतर बात नहीं है? विराट के कुछ अप्रिय भाव को देखकर नीले वस्त्रधारी बालक ने तुरंत बोलने के अवसर का लाभ उठाया। चुप रहो, मैं चीजें कैसे करता हूं, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। विराट ने उसकी ओर देखा और एक काले चेहरे के साथ कहा। नीले वस्त्रधारी बालक एक झिड़की का सामना करने के बाद ऊब महसूस करने लगा और अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर लापरवाही से टहलने लगा। विराट इस आदमी पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। उसने एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्माफल निकाला, उसे खाया और अपनी एकांत साधना जारी रखी। मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्माफल खाने के कुछ समय बाद ही विराट के शरीर के भीतर अमातेरासु ज्वाला अंततः एक अर्ध महाविपत्ति लोक स्तर की अजीब आग में उन्नत हो गई। उसी समय अजीब आग से सने होने के बाद उसका सत्य योद्धा दिव्य शरीर भी 14वें स्तर को पार कर गया। सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 14वें स्तर को पार करने के बाद अकेले विराट की शारीरिक ताकत पहले से ही एक अर्ध महाविपत्ति दिव्य अस्त्र के बराबर थी। भले ही वह स्थिर खड़ा रहे, वह बिना किसी नुकसान के महाविपत्ति लोक के नीचे के योद्धाओं के हमलों का सामना कर सकता था। यदि वह एक महाविपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के रक्षात्मक वस्त्र को जोड़ दे तो उसकी रक्षा काफी बढ़ जाएगी। उसकी वर्तमान जीवित रहने की क्षमता इतनी मजबूत थी कि साधारण द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि उसका वर्तमान साधना स्तर केवल आरोहण लोक के चरम पर था। किसी के लिए भी यह विश्वास करना कठिन था कि एकमात्र चरम आरोहण लोक के योद्धा के पास इतनी दुर्जय शक्ति थी, फिर भी यह एक निर्विवाद तथ्य था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शून्य समाधि महाद्वीप, ईश्वरीय विपत्ति मुहर के ऊपर। एल्डर पवन, अब हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में 30 से अधिक महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। क्या हमें अब पृथ्वी स्तरीय मुहर को हल करने पर विचार नहीं करना चाहिए? एल्डर शेखर ने एल्डर पवन की ओर देखते हुए कहा। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कुछ नहीं हो रहा था। इतने वर्षों के एकीकरण के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा तलवार संप्रदाय के नियमों के बहुत पहले ही अभ्यस्त हो गए थे। इसके अलावा एल्डर शेखर के लौह मुट्ठी दमन के तहत कुछ ही लोगों ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। इसलिए एल्डर शेखर अब हमेशा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं रहता था, बल्कि एल्डर पवन को शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए अक्सर शून्य समाधि महाद्वीप पर ईश्वरीय विपत्ति मुहर पर लौट आता था। जब से विराट ने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत किया है, तब से शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप दोनों ने त्वरित विकास की अवधि में प्रवेश किया है। अब लगभग हर कुछ दिनों में कोई न कोई महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर जाता है। विकास की इस अवधि के बाद शून्य समाधि महाद्वीप पर महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या 30 से अधिक हो गई है। इतने सारे महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के साथ ही दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की बड़ी संख्या के साथ शून्य समाधि महाद्वीप के लिए पृथ्वी स्तरीय मुहर को हल करने के लिए अब यह पर्याप्त से अधिक है। इसलिए आज जब एल्डर शेखर ने एल्डर पवन का सामना किया तो वह इस सुझाव को लाने से खुद को नहीं रोक सका। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान ताकत के साथ पृथ्वी स्तरीय मुहर को तोड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमें अभी भी भाई विराट के साथ इस पर चर्चा करने और उनकी राय मांगने की आवश्यकता है। एल्डर पवन ने एक पल के विचार के बाद कहा। शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान ताकत के साथ पृथ्वी स्तरीय मुहर के भीतर हड्डी दानव वंश से निपटना मुश्किल नहीं है। चुनौती भीतर की अपार हड्डी दानव ऊर्जा से निपटने में है। शून्य समाधि महाद्वीप इस हड्डी दानव ऊर्जा के खिलाफ पूरी तरह से असहाय है। इस मामले में वे केवल विराट से मदद मांग सकते हैं। बिल्कुल, एल्डर शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे लगता है कि भाई विराट इस बात से बहुत खुश होंगे, तो मैं भाई विराट के साथ संवाद करने का काम आप पर छोड़ता हूं। एल्डर पवन ने कहा। कोई समस्या नहीं, एल्डर शेखर ने सिर हिलाया। वर्षों से उसने और विराट ने अनगिनत बार बातचीत की थी। वह और एल्डर सावित्री मूल रूप से शून्य समाधि महाद्वीप और तलवार संप्रदाय से संबंधित मामलों पर संवाद करने के लिए जिम्मेदार थे। शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धाओं में वह और एल्डर सावित्री विराट के सबसे करीबी थे। हालांकि यह कुछ हद तक खेदजनक था कि यद्यपि विराट और एल्डर सावित्री का अच्छा रिश्ता था, लेकिन वे इसे कभी भी रोमांटिक रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा सके। एल्डर सावित्री को दिल के मामलों का कोई अंदाजा नहीं था और उसे नहीं पता था कि विराट के साथ उनके रिश्ते को आगे कैसे विकसित किया जाए। इसलिए उनका रिश्ता केवल दोस्ती के स्तर पर ही रहा। इसके बाद एल्डर शेखर इस मामले पर चर्चा करने और विराट को खोजने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप गया। आप पृथ्वी स्तरीय मुहर को तोड़ना चाहते हैं? एल्डर शेखर के शब्द सुनने के बाद विराट पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और कहा, मैं लंबे समय से आपके कार्यों की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे लगा कि आपका इरादा सीधे इन पृथ्वी स्तरीय मोहरों पर हमला करने का नहीं था, बल्कि इसके बजाय आप धीरे धीरे उनके नीचे के हड्डी दानव वंश को कमजोर करना चाहते थे। भाई विराट बहुत दयालु हैं, एल्डर शेखर ने कुछ अजीबोगरीब ढंग से कहा। ठीक है, अब और देरी नहीं करते हैं, चलिए अभी प्रस्थान करते हैं, विराट ने कहा। ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई विराट, एल्डर शेखर ने खुशी से कहा। ठीक है, मेरे साथ इतने विनम्र मत बनो, विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा। उसने इतने वर्षों तक शून्य समाधि महाद्वीप के साथ सहयोग किया था और उनके संबंध घनिष्ठ थे। इसके अलावा शून्य समाधि महाद्वीप के अधिकांश योद्धा तलवार संप्रदाय की युद्ध गुण प्रणाली में शामिल हो गए थे। कड़ाई से बोलते हुए दोनों को पहले से ही एक परिवार माना जा सकता था। भाई विराट, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं जाकर कुछ जनशक्ति इकट्ठा करता हूं, एल्डर शेखर ने कहा। तुरंत एल्डर शेखर ने विराट का साथ देने के लिए एल्डर सावित्री को बुलाया, जबकि वह स्वयं शून्य समाधि महाद्वीप के महाविपत्ति लोक और दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को लामबंद करने के लिए गया। पृथ्वी स्तरीय मुहर को हल करने में एल्डर शेखर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की।
यद्यपि शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान ताकत पृथ्वी स्तरीय मोहर को हल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, फिर भी लापरवाही से हताहत हो सकते थे। पहले जब शून्य समाधि महाद्वीप कमजोर था, उसे हड्डी दानवों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना पड़ा था, उन्हें नष्ट करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन अब जब शून्य समाधि महाद्वीप के पास पर्याप्त ताकत थी, एल्डर शेखर को स्वाभाविक रूप से अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए पूरी तैयारी करने की आवश्यकता थी। जल्द ही एल्डर शेखर ने शून्य समाधि महाद्वीप के सभी महाविपत्ति लोक के योद्धाओं और 1000 से अधिक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को लामबंद कर दिया। यद्यपि शून्य समाधि महाद्वीप में अब 1000 से अधिक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा थे, यह संख्या पृथ्वी स्तरीय मोहर को हल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने के बाद एल्डर शेखर विराट और एल्डर सावित्री के साथ जुड़ने के लिए आ गया। साथ में उन्होंने एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। श्री महाद्वीप पर 20 से अधिक पृथ्वी स्तरीय मोहरें थीं। प्रवेश करने पर उन्होंने हल करने के लिए यादृच्छिक रूप से एक को चुना। वे मोहरों से निपटने में पहले से ही अनुभवी थे। विराट द्वारा सिखाई गई विधि का पालन करते हुए उन्होंने पहले मोहर में एक छोटा सा छेद खोला, दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों को मुक्त किया और फिर धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर दिया। सच में शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान ताकत के साथ उन्हें किसी योजना की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी स्तरीय मोहरों के भीतर दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों को कुचलने के लिए उनकी विशाल शक्ति पर्याप्त थी। उन्होंने पिछली विधि का उपयोग करने का कारण केवल एक छोटा सा छेद खोलना, सिर्फ मोहर के तल पर मौजूद हड्डी दानव ऊर्जा को बाहर निकलने और शून्य समाधि महाद्वीप के पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोकने के लिए था। प्रत्येक पृथ्वी स्तरीय मोहर में लगभग 1 लाख दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव शामिल थे। ये 1 लाख दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव लाखों वर्षों से सील भुखमरी से पहले ही अधमरे थे। अब अचानक मुक्त होकर शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को देखकर वे पागल हो गए और उन पर टूट पड़े। हालांकि परिणाम उम्मीद के मुताबिक ही था। ये दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव एल्डर शेखर, एल्डर सावित्री और अन्य लोगों द्वारा आसानी से मारे गए। उन्होंने जो ताकत जुटाई थी, उसके साथ इन अधमरे दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों से निपटने की बात तो दूर, भले ही ये 1 लाख हड्डी दानव अपने चरम पर होते, फिर भी वे उनकी संख्या का मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए इस पृथ्वी स्तरीय मोहर को तोड़ना पूरी तरह से आसान और बिना किसी दबाव के था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दें। दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों से निपटने के बाद विराट ने एल्डर शेखर, एल्डर सावित्री और अन्य लोगों से कहा। मोहर के निचले भाग में हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करने के लिए उसे अनंत परम मीनार को बाहर निकालने की आवश्यकता थी और स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि कोई और इसे देखे। अनंत परम मीनार उसका सबसे बड़ा रहस्य था और विराट अपने सबसे करीबी विश्वास पात्रों के अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। भाई विराट, क्या आपको हमारी मदद की आवश्यकता है? एल्डर शेखर ने पूछा। भाई शेखर, आप मदद के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास इस हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करने का कोई तरीका है, या क्या आप जानते हैं कि इसे साफ करने के लिए व्यूह कैसे स्थापित किया जाए? विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, यह मेरे पास ऐसी क्षमताएं नहीं है। एल्डर शेखर ने कुछ अजीबोगरीब ढंग से कहा। ठीक है, चूंकि आप इन चीजों को नहीं समझते हैं, इसलिए यहां रहने का कोई फायदा नहीं है। आपको पहले चले जाना चाहिए। मुझे इस तरह का काम करने के लिए बिल्कुल शांत वातावरण की आवश्यकता है। मैं परेशान नहीं होना चाहता। विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जी, हम तुरंत चले जाएंगे। एल्डर शेखर ने जल्दी से उत्तर दिया। इसके साथ एल्डर शेखर ने सभी को दूर ले जाने की कोशिश की। वैसे यदि आप अन्य पृथ्वी स्तरीय मोहरों को हल करना जारी रखते हैं, तो अपना काम पूरा करने के बाद मोहरों के अंतराल को एक व्यूह के साथ सील करना याद रखें, ताकि हड्डी दानव ऊर्जा को बाहर निकलने से रोका जा सके। मैं आऊंगा और बाद में इसे संभाल लूंगा। विराट ने अचानक एल्डर शेखर को पुकारा, उसे याद दिलाते हुए। जी भाई विराट, हम समझ गए। एल्डर शेखर ने एक मजबूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह देखकर एल्डर सावित्री उसे तिरछी नजर से देखने से खुद को नहीं रोक पाई। एल्डर शेखर आमतौर पर एक हिमखंड की तरह रहता था, जो शायद ही कभी मुस्कुराता था, लेकिन विराट के सामने उसके पास कोई गुस्सा नहीं था, जो पूरी तरह से विराट के नियंत्रण में था। विराट के सामने उसने न केवल थोड़ी सी भी अप्रसन्नता दिखाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे मुस्कान के साथ अभिवादन करना पड़ा। यहां तक कि एल्डर पवन के पास एल्डर शेखर को पूरी तरह से वश में करने की ऐसी क्षमता नहीं थी। विराट का कौशल वास्तव में प्रशंसनीय था। एल्डर शेखर और एल्डर सावित्री ने शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं के समूह को जल्दी से दूर कर दिया। शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं के चले जाने के बाद विराट ने पृथ्वी स्तरीय मोहर के निचले भाग में प्रवेश किया, अनंत परम मीनार को बुलाया और पृथ्वी स्तरीय मोहर के निचले भाग में हड्डी दानव ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। पृथ्वी स्तरीय मोहर के निचले भाग में हड्डी दानव ऊर्जा अत्यंत सघन थी, पिछली सम्राट स्तरीय मोहर की हड्डी दानव ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक सघन। एक उन्मादी अवशोषण के बाद केवल एक दिन में पृथ्वी स्तरीय मोहर के निचले भाग में हड्डी दानव ऊर्जा को अनंत परम मीनार द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था। पृथ्वी स्तरीय मोहर के निचले भाग में हड्डी दानव ऊर्जा को निगलने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर ने भी 57वें तारे को रोशन कर दिया। विराट ने अनुमान लगाया कि 57वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग 50 लाख करोड़ नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 57वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के प्रभाव के 50 लाख गुना तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किए गए क्षेत्र का आकार दोगुना हो गया था, जो अब 20 शक्ति सिंधु महाद्वीपों के बराबर था। रोशन हुए 57वें तारे के भीतर विराट को एक और ताबीज व्यूह की विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट ने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का अगला स्तर प्राप्त किया। द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज। द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज एक प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय ईश्वरीय विपत्तियों का विरोध करने की अनुमति देता है। प्रथम स्तर का नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज अधिकतम 9 ईश्वरीय बिजली के हमलों का सामना कर सकता है, जबकि द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज अधिकतम 18 का सामना कर सकता है। इस ताबीज व्यूह की विरासत प्राप्त करने पर विराट को खुशी की एक लहर महसूस हुई। अब से उनका तलवार संप्रदाय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का उत्पादन कर सकता है। एल्डर दुष्यंत और उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे विशेषज्ञ, जिन्होंने पहले ही प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद काफी अनुभव संचित कर लिया था, उन्हें द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि ईश्वरीय विपत्ति की शक्ति के डर के कारण उन्होंने आसानी से द्वितीय विपत्ति लोक तक पहुंचने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार इसे दूर करने में विफल होने का मतलब निश्चित मृत्यु था और कोई भी ऐसे मामले में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था।
लेकिन अगर वह एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत कर सकता था तो यह तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय चिंताओं को काफी कम कर देगा। विराट शून्य समाधि महाद्वीप पर अधिक समय तक नहीं रुका। इसके बजाय वह तुरंत स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौट आया, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया और द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। पहले उसके निर्मल अवतार ने सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर रहस्यमय विद्युत पत्थर की काफी मात्रा प्राप्त की थी। सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर उसके निर्मल अवतार, नन्ही चिड़िया और माया द्वारा प्राप्त उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजानों की बड़ी मात्रा के साथ मिलकर वह बड़ी संख्या में द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत कर सकता था। सप्त खड्ग अमर भवन। गुरुजी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, अन्यथा हमें डर है कि हम अंततः इस सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर नष्ट हो जाएंगे। भुवन ने लावण्या की ओर देखते हुए कहा। इस अवधि के दौरान उन्होंने बहुत अधिक खतरों का सामना किया था। कई बार उसने और लावण्या ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। इस बार भी उन्होंने तृतीय विपत्ति लोक के एक जानवर से बचने के लिए काफी प्रयास किया था। तो तुम्हारे पास क्या अच्छे विचार हैं? भुवन की बातें सुनकर लावण्या ने एक पल के लिए विचार किया और पूछा। भुवन ने जो कहा वह अकारण नहीं था। इस अवधि के दौरान उन्हें सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा था। पहले जब वे श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया, माया और श्वेत हिम संप्रदाय की टीम के साथ यात्रा कर रहे थे और जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय की टीमों के मौजूद होने पर वे अभी भी एक साथ खतरे का सामना कर सकते थे। लेकिन अब केवल 2 यात्रा करने के साथ उन्हें अकेले खतरे का सामना करना पड़ेगा, जिससे जोखिम काफी बढ़ जाएगा। यद्यपि लावण्या ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, उसकी युद्ध शक्ति केवल एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। यहां तक कि एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के साथ वह मुश्किल से तृतीय विपत्ति लोक के जानवरों से मुकाबला कर सकती थी। यदि वे तृतीय विपत्ति लोक के जानवर का सामना करते हैं तो वे अभी भी भागने का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन यदि वे चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर का सामना करते हैं तो उन्हें निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लावण्या को भी लगा कि चीजें इस तरह से जारी नहीं रह सकती। वे सप्त खड्ग अमर भवन में जितना गहरे उतरेंगे, जिन खतरों का वे सामना करेंगे वे उतने ही अधिक और खतरे पैदा करने वाले हो जाएंगे। यदि वे इस तरह सप्त खड्ग अमर भवन की खोज करना जारी रखते हैं तो वे अंततः एक दुर्गम खतरे का सामना कर सकते हैं और उस मामले में वे बहुत अच्छी तरह से यहां नष्ट हो सकते हैं। गुरुजी, मुझे लगता है कि हमें अभी के लिए सप्त खड्ग अमर भवन छोड़ देना चाहिए। जब हम मजबूत होंगे तो हम यहां फिर से खोज कर सकते हैं, भुवन ने कहा। सप्त खड्ग अमर भवन छोड़ दें? फिर हम कहां जाएंगे? लावण्या ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। विराट और मैं नश्वर दुश्मन हैं। शक्ति सिंधु महाद्वीप में हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वह एक और 100 साल तक शक्ति सिंधु महाद्वीप में नहीं आएगा? गुरुजी, शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने के लिए मेरे गुरुजी को वास्तव में विशाल तारों वाले आकाश को पार करना होगा, जिसमें वास्तव में कम से कम 100 साल लगेंगे। लेकिन हम अपने गुरुजी से अंतरिक्ष को फाड़ने के लिए कह सकते हैं और पहले हमें वापस जल तत्व महाद्वीप भेज सकते हैं, भुवन ने सावधानी से कहा। भुवन के शब्द सुनकर लावण्या की आंखें चमक उठी। सही बात है, उसने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि भुवन और जल तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धा शक्ति सिंधु महाद्वीप में आने में सक्षम थे, इसलिए तारों वाले आकाश में धीरे धीरे उड़ने के अलावा उनके पास अन्य तरीके रहे होंगे। भुवन की बातें सुनकर लावण्या को एहसास हुआ कि जब ये जल तत्व संप्रदाय के योद्धा शक्ति सिंधु महाद्वीप पहुंचे तो यह जल तत्व तपस्वी ही थे जिन्होंने एक स्थानिक मार्ग को चीरकर उन्हें भेजा था। दूसरे शब्दों में, यदि भुवन और जल तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धा इस तरह नहीं आए होते तो उनकी उड़ान की गति को देखते हुए उन्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने में कितना समय लगता। बहुत बढ़िया, तो चलो इसे इस तरह से करते हैं। लावण्या ने सिर हिलाया, भुवन की ओर देखा और कहा। तुम्हें अपने गुरुजी के सामने हमारे रिश्ते को उजागर नहीं करना चाहिए। यदि जल तत्व तपस्वी को पता चला कि उनके व्यक्तिगत शिष्य को एक नौकर के रूप में ले लिया गया है तो उनके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन दोनों को मार डालेंगे। जी गुरुजी, यह अधीनस्थ समझता है। भुवन ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। वह रुकना है। अगर जल तत्व तपस्वी को पता चल गया कि उसके निजी शिष्य को किसी ने अपना दास बना लिया है तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन दोनों को मार डालेगा। जी मालकिन, आपका यह दास समझ गया। यह सुनकर भुवन ने जल्दी से सिर हिलाया। वह थोड़ा रुका और फिर सावधानी से पूछा, तो मालकिन, बाहर वालों के सामने हमें एक दूसरे को क्या कहकर बुलाना चाहिए? भुवन की बातें सुनकर लावण्या ने उसकी ओर देखा और मोहक मुस्कान के साथ बोली, बाहर वालों के सामने हमारा रिश्ता उल्टा होगा। तुम मेरे स्वामी होगे और मैं तुम्हारी दासी। क्या कहते हो स्वामी? ऐसा कहते हुए लावण्या ने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और धीरे से भुवन के सीने को सहलाते हुए उसके कान में मीठी बातें फुसफुसाई। अपने सामने खड़ी इस अद्वितीय और मोहक सुंदरी को देखकर, उसकी उन नशीली हरकतों को महसूस करते हुए, उसकी भीनी भीनी महक सूंघते हुए और उसकी वह कोमल लुभावनी आवाज सुनकर भुवन को लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। वह पागलों की तरह इस मायाविनी को बाहों में जकड़ लेना चाहता था और अपनी धधकती हुई वासना को शांत करना चाहता था। हालांकि लावण्या के खौफनाक तरीके भुवन की हड्डियों में बस चुके थे। उसका डर भुवन के मन में बहुत गहराई तक बैठ चुका था। इतने मादक प्रलोभन के बावजूद भुवन ने जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? भुवन ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा। भुवन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लावण्या की कोमल उंगलियों ने भुवन के सीने पर गोल घेरे बनाए। उसने भुवन की ओर नशीली आंखों से देखा और कहा, बस तुम जल तत्व संप्रदाय को पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में लाने में मेरी मदद कर दो। उसके बाद मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना स्वामी मान लूंगी और तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। सच में? लावण्या की बातें सुनकर भुवन के दिल में अचानक एक कंपन सा हुआ और उसके चेहरे पर अपार खुशी के भाव छा गए। उसने लावण्या के बेहद आकर्षक शरीर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक तीव्र धधकती हुई चाहत साफ दिखाई देने लगी। अगर ऐसी बेजोड़ सुंदरी उसकी सेवा करे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सुख होगा और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। बिल्कुल, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। लावण्या ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। मुझे शूरवीर सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम यह साबित कर सको कि तुम एक अद्वितीय शूरवीर हो तो मैं स्वेच्छा से तुम्हारी सेवा करूंगी। मालकिन, आप चिंता न करें, यह काम मुझ पर छोड़ दें। लावण्या की बातें सुनकर भुवन का सीना असीम गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपनी छाती ठोंकी और वादा किया, मालकिन, बस आप देखती जाइए, मैं जल तत्व संप्रदाय पर नियंत्रण पाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है।
लावण्या ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा, अब से मुझे मालकिन मत कहना, मुझे बस लावण्या कहकर बुलाना, और मुझे तुम्हें स्वामी कहना चाहिए। लावण्या की बातें सुनकर भुवन के भीतर रोमांच की एक लहर दौड़ गई। अपने सामने इस रूपसी को देखकर उसे अपने दिल में एक अनियंत्रित सी खुजली महसूस हुई। भुवन की आंखों में जलती हुई वासना को देखकर लावण्या ने अपनी कोमल उंगली उसके चेहरे के सामने लहराई और मोहक मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम सच में मुझे पाना चाहते हो? लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरा काम पूरा कर दोगे तो तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें नियमों का पालन करना होगा, वरना मुझे तुम्हें फिर से उस रूह कंपा देने वाले दर्द का एहसास कराना पड़ेगा। लावण्या की बातें सुनकर भुवन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसकी धधकती वासना पल भर में ठंडी पड़ गई। अब उसे याद आया कि उसके सामने खड़ी यह स्त्री कोई कमजोर दब्बू औरत नहीं, बल्कि एक खौफनाक पिशाचिनी थी। लावण्या के उन भयानक तरीकों के बारे में सोचकर ही भुवन अनजाने में कांप उठा। मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करूंगा मालकिन, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार आ ही कैसे सकते हैं? भुवन ने जल्दी से सफाई दी। स्वामी, आप फिर भूल गए, अब आप मेरे स्वामी हैं, आपको मुझे लावण्या कहना चाहिए। लावण्या ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ, लावण्या, भुवन ने हड़बड़ाहट में कहा, लेकिन वह लावण्या शब्द बोलना भी उसे एक अजीब से रोमांच से भर गया। ऐसी खौफनाक पिशाचिनी का उसे स्वामी कहना कितना सुखद और उत्तेजक एहसास था। अगर वह बाद में इस सुंदरी को पूरी तरह से अपना गुलाम बना सका, जब वह उसके नीचे कोमल आवाज में सिसकेगी तो वह कितना मदहोश करने वाला पल होगा। यह सोचकर भुवन का खून खौलने लगा। वह उस पल की कल्पना करके असीम प्रत्याशा से भर गया, साथ ही वह असीम युद्ध भावना से भी भर उठा। लावण्या, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, चलो अब सप्तखड्ग अमर भवन से निकलते हैं। मैं अपने गुरु से संपर्क करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे हमें पहले जल तत्व महाद्वीप वापस भेज दें। भुवन ने बेताबी से कहा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। लावण्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पुरुष आखिरकार जन्म से ही कमजोर होते हैं। थोड़ी सी चालाकी से उनका उसके चंगुल से बच निकलना मुश्किल था। वे पूरी तरह से उसके रहमोक्रम पर थे। इस दुनिया में विराट जैसे पुरुष बहुत ही कम हैं। यही बात उसे विराट की ओर और भी ज्यादा आकर्षित करती थी। जो पुरुष इतनी आसानी से उसकी चालों में फंस जाते हैं, वे पूरी तरह से नीरस होते हैं। ऐसे नीच इंसान का उसका फायदा उठाने की सोचना भी अपने आप को बहुत ज्यादा समझना है। अगर लावण्या को खेलना ही है तो वह दुनिया के सबसे असाधारण पुरुषों के साथ खेलेगी, जैसे कि विराट। भुवन जैसे पुरुष उसकी नजर में भी नहीं आते। ऐसे पुरुष केवल उसके हथियार बनने लायक हैं, उसके खेलने के लिए नहीं। तुरंत ही वे दोनों सप्तखड्ग अमर भवन से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। लावण्या और भुवन दोनों ही प्रथम विपत्ति लोक के बेहद शक्तिशाली योद्धा थे और उनके सफर करने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। केवल आधे वर्ष में वे सप्तखड्ग अमर भवन को पार कर चुके थे और उसके द्वारों से बाहर निकल आए थे। सप्तखड्ग अमर भवन से बाहर निकलने के बाद वे दोनों बिल्कुल नहीं रुके और तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी हिस्सों की ओर उड़ चले। लावण्या अभी भी विराट से बहुत सावधान थी। हालांकि उसने और विराट ने एक रक्त प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे कि वह 100 वर्षों तक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी विराट के इलाके में वह बहुत असहज थी। वह नहीं जानती थी कि क्या विराट के पास उस रक्त प्रतिज्ञा के प्रभाव से बचने का कोई तरीका होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। लावण्या कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि विराट के बारे में ऐसी बहुत सी अविश्वसनीय बातें थीं कि वह बस दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के तूफानी मंडल से बाहर उड़कर ब्रह्मांड के बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद भुवन ने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और अपने गुरु जल तत्व तपस्वी से संपर्क किया। काफी देर बाद लावण्या और भुवन के पास के अंतरिक्ष में अचानक एक स्थानिक दरार खुल गई। यह देखकर लावण्या और भुवन तुरंत उस स्थानिक दरार की ओर उड़ चले। स्थानिक दरार में प्रवेश करने के बाद लावण्या को अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक धुंधलापन महसूस हुआ और अगले ही पल वह एक अनजान जगह पर थी और उसके सामने एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। यह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखते ही भुवन तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुक गया। हम भुवन, मुझे विस्तार से बताओ कि सप्तखड्ग अमर भवन में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भुवन की ओर देखते हुए कहा। जहां तक भुवन के बगल में खड़ी लावण्या की बात थी, उसने बस एक नजर उस पर डाली और कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक मामूली प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा इस लायक नहीं थी कि वह उस पर ध्यान दे। हालांकि जल तत्व तपस्वी को यह नहीं पता था कि यह प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा, जिसे वह बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था, बहुत जल्द उसके जल तत्व संप्रदाय का नामो निशान मिटा देगी। अगर उसे पता होता कि लाल वस्त्रों वाली यह स्त्री भविष्य में उनके जल तत्व संप्रदाय के लिए इतनी बड़ी तबाही लाएगी, तो वह उसे कभी इतनी आसानी से जाने नहीं देता। जी गुरुदेव, भुवन ने यह सुनकर आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर भुवन ने सप्तखड्ग अमर भवन अनुभवों को विस्तार से सुनाया। बेशक जब विराट की बात आई तो उसने स्वाभाविक रूप से बातों को नमक मिर्च लगाकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्यराज ने अग्नि तत्व पूर्वज के सामने किया था। उसने दावा किया कि जब वह विषधर ड्रैगन के साथ बराबरी की टक्कर ले रहा था, तब नीच विराट ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और उसके जल तत्व संप्रदाय की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक मामूली गंवार की इतनी हिम्मत कि मेरे जल तत्व संप्रदाय के सदस्यों की हत्या करे, उसकी हिम्मत तो देखो। भुवन की बातें सुनकर जल तत्व तपस्वी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक भयंकर हत्या की मंशा चमक उठी। लावण्या, जो यह सब देख रही थी, उसने बस भुवन की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। क्या ऐसा नीच इंसान इस लायक भी था कि विराट उस पर घात लगाकर हमला करे? अगर विराट ने सच में उनके खिलाफ कोई साजिश रचने का इरादा किया होता तो वे सप्तखड्ग अमर भवन में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाते। बेशक लावण्या भुवन के झूठ का पर्दाफाश नहीं करने वाली थी। भुवन अब उसका मोहरा था, जबकि विराट उसका दुश्मन था। किसका साथ देना है, यह तो बिल्कुल साफ था। गुरुदेव, आपको हमारा बदला लेना ही होगा। हमारे जल तत्व संप्रदाय के शिष्य इतनी बेरहमी और इतने अपमानजनक तरीके से मारे गए। भुवन ने जल तत्व तपस्वी के सामने रोते हुए कहा। तुम उसकी चिंता मत करो। जो भी मेरे जल तत्व संप्रदाय के सदस्यों को मारने की जरूरत करेगा, उसका अंत बहुत बुरा होगा। एक बार जब मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप पहुंच जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। जल तत्व तपस्वी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, धन्यवाद गुरुदेव। भुवन ने तुरंत शून्य में सिर झुकाकर प्रणाम किया। अम्मा उठ जाओ, जल तत्व तपस्वी ने सिर हिलाया। जी गुरुदेव। जल तत्व तपस्वी से अनुमति मिलने के बाद ही भुवन खड़ा हुआ। गुरुदेव, यह शक्ति सिंधु महाद्वीप में मेरी नई दासी है, जिसका नाम लावण्या है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि गुरुदेव इसे जल तत्व संप्रदाय के सदस्य के रूप में एक पहचान प्रदान करें। भुवन ने लावण्या का परिचय जल तत्व तपस्वी से करवाया।
यह तुच्छ दासी लावण्या वरिष्ठ को प्रणाम करती है। लावण्या तुरंत आगे बढ़ी और आदरपूर्वक जल तत्व तपस्वी के सामने झुक गई। जल तत्व तपस्वी ने लावण्या की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक साफ दिखाई दी। उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह स्त्री अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। खासकर उसके शरीर से निकलने वाला वह मादक आकर्षण, उसे भी अपने दिल में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। हालांकि जबकि जल तत्व तपस्वी लावण्या की ओर आकर्षित था, वह आखिरकार एक रुतबे वाला आदमी था और अपने ही शिष्य की औरत को नहीं चुराता। यह तो एक छोटा सा काम है। जल तत्व तपस्वी ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक लकड़ी की पट्टिका निकाली और तुरंत लावण्या के लिए जल तत्व संप्रदाय का एक पहचान टोकन बना दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। लावण्या ने पहचान टोकन स्वीकार किया और तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। जल तत्व तपस्वी ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपने हाथों से जल तत्व महाद्वीप की ओर जाने वाला एक स्थानिक मार्ग खोल दिया। तुम दोनों पहले वापस जाओ, जल तत्व तपस्वी ने भुवन और लावण्या से कहा। जल तत्व संप्रदाय में लौटने के बाद तुम्हें लगन से साधना करनी चाहिए। शायद शक्ति सिंधु महाद्वीप पहुंचने पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। जी गुरुदेव, भुवन ने जल्दी से और आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह और लावण्या मुड़े और उस स्थानिक मार्ग में प्रवेश कर गए, जल तत्व महाद्वीप की ओर बढ़ते हुए। जल तत्व तपस्वी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका आज का यह कदम अपने ही घर में मौत को बुलावा देने जैसा होगा, जिसके कारण पूरा जल तत्व संप्रदाय तबाह हो जाएगा। भुवन और लावण्या को वापस जल तत्व महाद्वीप भेजने के बाद जल तत्व तपस्वी ने अपनी यात्रा जारी रखी और शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर बढ़ चला। श्वेत हिम महाद्वीप। एक महीने की उड़ान के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत और बाकी लोग आखिरकार श्वेत हिम महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में पहुंच गए, जो श्वेत हिम संप्रदाय का इलाका था। जब उसने अपने सामने वह अलौकिक और दिव्य नजारा देखा तो विराट गहराई तक अचंभित रह गया। श्वेत हिम संप्रदाय का इलाका लगभग 100 अरब मील में फैला हुआ था। अरबों मील तक फैले इस विशाल क्षेत्र में आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचे ऊंचे पर्वत जमीन से अचानक उठते हुए प्रतीत होते थे। अनगिनत शानदार सुनहरी इमारतें इस पूरे क्षेत्र में एक सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से फैली हुई थीं। भाई विराट, हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में आपका स्वागत है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पुनीत फिर विराट को अपने निवास स्थान पर ले गया और उसके रुकने की व्यवस्था की। पुनीत का श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर काफी रुतबा था। उसके पास अपना खुद का एक स्वतंत्र पर्वत शिखर था। इसके अलावा उसका पर्वत संप्रदाय के मुख्य पर्वत शिखर के काफी करीब था। जहां तक गगन की बात है, उसका रुतबा पुनीत से काफी कम था। हालांकि गगन के पास भी अपना स्वतंत्र पर्वत शिखर था, लेकिन यह मुख्य शिखर से बहुत दूर था। गार्गी का रुतबा तो और भी कम था। उसके पास तो अपना स्वतंत्र पर्वत शिखर भी नहीं था और वह अपना निवास स्थान अन्य शिष्यों के साथ साझा करती थी। आखिरकार इससे पहले वह केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक की योद्धा थी। श्वेत हिम संप्रदाय में अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के पास अपने स्वतंत्र पर्वत शिखर नहीं होते थे। हालांकि भले ही गार्गी का निवास स्थान अन्य शिष्यों के साथ मिला हुआ था, वह शायद ही कभी अपने निवास पर लौटती थी। इसके बजाय वह गगन के पर्वत शिखर पर ही रहती थी। एक काफी प्रतिभाशाली बड़े भाई के होने से वह श्वेत हिम संप्रदाय में काफी अच्छा जीवन जी रही थी। श्वेत हिम संप्रदाय में लौटने के बाद गार्गी अक्सर श्वेत वस्त्रधारी विराट से मिलने जाती थी। एक ऐसा नजारा जिसने गगन को काफी असहाय महसूस कराया। यह छोटी बहन एक लड़की होने के बावजूद यह नहीं जानती थी कि थोड़ा संकोच कैसे किया जाता है। भले ही वह विराट को पसंद करती हो, उसे इसे इतनी स्पष्टता से दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गार्गी के प्रति अपने स्नेह के कारण वह उससे कुछ कह नहीं सका। जहां तक गार्गी के विराट के प्रति लगाव की बात है, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह सप्त खड्ग अमर भवन में विराट के चरित्र और उसकी प्रतिभा को अच्छी तरह से समझ चुका था। अगर गार्गी विराट की जीवन संगिनी बन सके तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और पुनीत विराट के प्रति अपने सम्मान के कारण गार्गी के उससे मिलने जुलने पर रोक लगाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। अगर गार्गी और विराट अपनी इस प्रेम कहानी को मंजिल तक पहुंचा सके तो उसे बहुत खुशी होगी। गार्गी श्वेत हिम संप्रदाय की शिष्या है। अगर विराट और गार्गी जीवन साथी बन जाते हैं तो विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हालांकि पूर्वज श्वेत हिम विराट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन पुनीत की राय पूर्वज श्वेत हिम से बिल्कुल अलग है। उसका मानना है कि पूर्वज के विराट को ज्यादा महत्व न देने का कारण यह है कि वे विराट की क्षमताओं को नहीं जानते। अगर पूर्वज को विराट की क्षमताओं का पता होता तो वे निश्चित रूप से विराट को श्वेत हिम संप्रदाय में लाने की पूरी कोशिश करते। इसलिए जब पुनीत विराट को श्वेत हिम संप्रदाय में लाया तो उसने भी उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और विराट का दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश की। श्वेत हिम संप्रदाय एक निश्चित पर्वत शिखर में। छोटी बहन जाह्नवी, तुमने जो कहा क्या वह सच है? क्या गार्गी को सच में किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का अवसर प्राप्त हुआ है? चेहरे पर चोट के निशान वाले और खूंखार दिखने वाले एक व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ी जाह्नवी की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। वरिष्ठ भाई कुंदन, मैंने जो भी कहा है वह 100 आने सच है। मैं आपको ऐसे मामले में धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगी। जाह्नवी ने उसे बार बार आश्वस्त किया। उस समय गगन, गार्गी और मैं एक साथ अभ्यास कर रहे थे जब हमें एक गुप्त क्षेत्र में किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहर मिले। उन खंडहरों में सबसे महत्वपूर्ण खजाने और अवसर उस कुतिया गार्गी ने हथिया लिए। यहां तक कि सप्त खड्ग अमर भवन तक पहुंचने का यह अवसर भी हमें उसी गुफा के खंडहरों से प्राप्त नक्षत्र मानचित्र से मिला था। तुम मुझे इतनी अच्छी बात क्यों बताओगी? कुंदन नाम के उस व्यक्ति ने जाह्नवी की ओर शक की निगाह से देखा। आमतौर पर योद्धाओं को जैसे ही ऐसे अवसर मिलते हैं वे उन्हें छिपा लेते हैं। फिर भी जाह्नवी उसे बताने आ गई। इससे उसे जाह्नवी के इरादों पर शक हुआ। हम तीनों ने मिलकर उस पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा की खोज की थी, लेकिन उस कुतिया गार्गी ने महत्वपूर्ण खजाना और अवसर मिलने के बाद वह सब अपने पास रख लिया और मुझे शांत करने के लिए केवल एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र की पेशकश की। जाह्नवी ने दांत पीसते हुए कहा। सबसे ज्यादा नफरत की बात तो यह है कि उस कुतिया ने सप्त खड्ग अमर भवन में शक्ति सिंधु महाद्वीप के किसी गंवार के खातिर मेरा विरोध तक किया, और गगन ने खजाने को अपने और अपनी बहन के लिए सुरक्षित रखने की खातिर सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने के बाद मेरे प्रति अपना रवैया पूरी तरह से बदल लिया और मुझे रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर मैं इसका बदला न लूं तो मैं, जाह्नवी, इस अपमान को कैसे घूंट सकती हूं? यह कहना गलत नहीं होगा कि जाह्नवी सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में बहुत माहिर है। उसकी बातें सुनकर जो कोई भी सच्चाई नहीं जानता उसके लिए उसकी बातों में आना बहुत आसान होगा। और कुंदन नाम का यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जाह्नवी की बातों से प्रभावित था। उसकी बातों पर लगभग 70 से 80% विश्वास कर रहा था। बेशक
अंततः यह कुंदन नाम का व्यक्ति भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। जब उसने जाह्नवी को यह कहते सुना कि गार्गी को कभी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया खजाना मिला था, तो उसकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। जाह्नवी से उसके आगे के सवाल केवल उसकी बातों की सच्चाई को परखने के लिए थे। छोटी बहन जाह्नवी, तुम्हारा मेरे पास आने का क्या मतलब है? कुंदन ने जाह्नवी के आकर्षक और मादक शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों पर एक कामुक मुस्कान खेल रही थी। जाह्नवी का रूप काफी आकर्षक था। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर कई पुरुष उसके दीवाने थे। अगर वह इस सुंदरी को अपने बिस्तर पर ले जा सके और उसका मजा लूट सके तो यह कितना रोमांचक अनुभव होगा। वरिष्ठ भाई कुंदन की अन्याय से नफरत करने की ख्याति सभी जानते हैं। मैं इस मामले पर वरिष्ठ भाई कुंदन से चर्चा करने आई हूं, स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद करते हुए कि आप मेरे लिए न्याय करेंगे। जाह्नवी ने पूरी सत्यनिष्ठा का ढोंग करते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, छोटी बहन जाह्नवी की पसंद बहुत अच्छी है। मुझे कुंदन को धोखेबाज लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं छोटी बहन जाह्नवी को न्याय दिलाऊंगा। यह सुनकर कुंदन ने गर्व से हंसते हुए कहा। जाह्नवी मन ही मन खुश हुई। इस बेवकूफ ने चारा निकल लिया था। वह कुंदन के पास स्वाभाविक रूप से गार्गी और गगन भाई बहन से बदला लेने आई थी। इसके अलावा श्वेत हिम संप्रदाय में लौटने के बाद गार्गी के पास मौजूद खजाने और अवसरों में उसकी दिलचस्पी फिर से जाग उठी थी। बेशक अपनी ताकत से उसके पास इन खजानों और अवसरों को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए श्वेत हिम संप्रदाय में वापस आते ही उसने कुंदन से संपर्क किया। कुंदन एक द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जिसकी ताकत पुनीत से भी अधिक थी। बेशक मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में वह पुनीत से अभी भी कुछ कम था। जब उसने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने केवल 5 आकाशीय बिजली के बोल्ट पार किए थे, जबकि पुनीत ने 6 पार किए थे। उसकी ताकत पुनीत से अधिक इसलिए थी क्योंकि उसकी साधना का स्तर एक कदम ऊंचा था। साधना के समय के मामले में कुंदन पुनीत से काफी बड़ा भी था। पुनीत ने केवल कुछ लाख वर्षों तक साधना की थी, जबकि कुंदन पहले से ही कई लाख वर्ष का था। श्वेत हिम संप्रदाय में कुंदन का रुतबा अभी भी पुनीत से कम था, क्योंकि पुनीत की मार्शल आर्ट प्रतिभा अधिक मजबूत थी और उसकी क्षमता अधिक थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुनीत को कभी पूर्वज श्वेत हिम द्वारा बहुत महत्व दिया गया था। जिनको पूर्वज महत्व देते हैं, स्वाभाविक रूप से श्वेत हिम संप्रदाय में उनका एक असाधारण स्थान होता है। धन्यवाद वरिष्ठ भाई कुंदन। जाह्नवी ने जल्दी से और आदरपूर्वक कुंदन को प्रणाम किया। मैं छोटी बहन जाह्नवी को न्याय दिलाऊंगा, इसमें स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। लेकिन छोटी बहन जाह्नवी मुझे धन्यवाद कैसे देने की योजना बना रही है? कुंदन ने जाह्नवी की ओर कामुक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और जाह्नवी के शरीर को छू लिया। जाह्नवी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन यह याद करते हुए कि उसे अभी भी कुंदन की मदद की जरूरत है। वह जानती थी कि अगर उसने उसे अपना फायदा उठाने नहीं दिया तो वह उसे नाराज कर सकती है और बाद में चीजें मुश्किल हो सकती हैं। इसलिए वह केवल कुंदन के हाथ को अपने शरीर को छूने दे सकती थी। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से आपको ठीक से धन्यवाद दूंगी वरिष्ठ भाई कुंदन, जाह्नवी ने शर्माते हुए कहा। जाह्नवी के शर्मीले और संकोची रूप को देखकर कुंदन की वासना और भी भड़क उठी। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे बेतहाशा सहलाते हुए और जोर से हंसा। छोटी बहन जाह्नवी, क्यों ना तुम अपने वरिष्ठ भाई को अभी इनाम दे दो? इससे मुझे काम करने की और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। वरिष्ठ भाई कुंदन, इतनी जल्दी क्या है? सब कुछ हो जाने के बाद मैं निश्चित रूप से आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगी। जाह्नवी जल्दी से कुंदन की बाहों से छूट गई, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और शर्माते हुए बोली। अगर कुंदन इसी तरह लापरवाही से उसका फायदा उठाता रहा तो हालात बेकाबू होने की पूरी संभावना है। उसे कुंदन को थोड़ी बहुत छूट देने और उसका फायदा उठाने देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसने सच में उसकी पवित्रता छीन ली तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। श्वेत हिम संप्रदाय के पुरुष शिष्यों के बीच उसके इतने सफल होने और इतने सारे लोगों को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अभी भी कुंवारी है। जब तक वह कुंवारी है उसका व्यवहार उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने अपनी पवित्रता खो दी और कुंवारी नहीं रही और पहले की तरह ही व्यवहार करती रही तो लोग उसे नीची नजर से देखेंगे और उसे एक चरित्रहीन और कामुक औरत मानेंगे। उसका कुंवारापन ही श्वेत हिम संप्रदाय में उसके लिए फायदे तलाशने की उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक बार जब वह इस सबसे बड़ी संपत्ति को खो देगी तो वह श्वेत हिम संप्रदाय में कुछ भी नहीं रह जाएगी। जाह्नवी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थी। वह कुंदन को अपनी सेवा करने देगी और उसे कुछ मीठा स्वाद चखने और अपना फायदा उठाने देगी, लेकिन वह इसकी वजह से अपनी पवित्रता कभी नहीं खोने देगी। इसके अलावा वह कुंदन जैसे अशिष्ट व्यक्ति को तुच्छ समझती थी। वह कुंदन के पास उसका इस्तेमाल करने के इरादे से आई थी। भले ही उसे अपना कुंवारापन छोड़ना पड़े तो वह किसी भरोसेमंद सहारे को चुनेगी, कम से कम कोई ऐसा जिसके पास पुनीत जैसी असीमित क्षमता हो, न कि कुंदन जैसा अशिष्ट व्यक्ति जिसकी क्षमता सीमित हो। जाह्नवी को खुद से दूर जाते देख कुंदन अनजाने में अपने होंठ चाटने लगा। उसके चेहरे पर अधूरी इच्छा का भाव था। वह अभी अभी जाह्नवी द्वारा उत्तेजित हुआ था और अब यह औरत नखरे दिखाने का यह खेल खेल रही थी, जिससे उसे सच में एक अजीब सी तड़प महसूस हो रही थी। हालांकि कुंदन वासना से जल रहा था, फिर भी उसने जाह्नवी के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जाह्नवी कोई आम इंसान नहीं थी। वह आखिरकार प्रथम विपत्ति लोक की एक योद्धा थी। इसके अलावा वह श्वेत हिम संप्रदाय में काफी लोकप्रिय थी और कई लोग उसके दीवाने थे। अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया तो परिणाम असहनीय होंगे। अगर जाह्नवी बाद में श्वेत हिम संप्रदाय में उस पर अपने अपराधों का आरोप लगाती है तो इससे निश्चित रूप से लोगों में भारी आक्रोश फैलेगा। उस स्थिति में वह श्वेत हिम संप्रदाय में फिर कभी रहने के बारे में भूल ही सकता है। ऐसा लगता था कि अगर वह इस सुंदरी को प्राप्त करना चाहता है और सच में उसके प्रेम का आनंद लेना चाहता है तो उसे पहले उसके काम निपटाने होंगे। ठीक है, चूंकि बात ऐसी है तो यह मामला अपने वरिष्ठ भाई पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से छोटी बहन जाह्नवी को इस मामले को पूरी तरह से संभालने में मदद करूंगा, कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो मैं अभी वरिष्ठ भाई कुंदन को धन्यवाद देती हूं। यह सुनकर जाह्नवी ने जल्दी से कुंदन को प्रणाम किया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन ने अपना हाथ हिलाया और जोर से हंसा। मैं सोच रही हूं कि वरिष्ठ भाई कुंदन की क्या योजना है? जाह्नवी ने फिर पूछा। हम सीधे उसके दरवाजे पर जाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? कुंदन ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। यह वरिष्ठ भाई कुंदन, हमें इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। यह सुनकर जाह्नवी पल भर के लिए झिझकी और बोली। अब उस कुतिया गार्गी ने पुनीत की ऊंची डाल पकड़ ली है और सारा दिन पुनीत के पास ही मंडराती रहती है। अगर वरिष्ठ भाई कुंदन बस यूं ही घुस गए तो मुझे डर है कि इससे पुनीत नाराज हो जाएगा। जाह्नवी की बातें सुनकर कुंदन की आंखें झपक गईं। जाह्नवी की बातों से उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई।
पुनीत की तुलना में अपनी उच्च साधना और थोड़ी मजबूत ताकत के बावजूद वह अभी भी उससे काफी डरता था। सबसे पहले श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर उसका रुतबा पुनीत से काफी कम था। आखिरकार पुनीत को कभी पूर्वज द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया गया था। दूसरा, पुनीत के जादुई खजाने कहीं बेहतर थे। उसके पास वर्तमान में केवल एक द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था, जबकि पुनीत के पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था। अपने जादुई खजानों के लाभ के साथ पुनीत आसानी से उनके बीच ताकत की खाई को पाट सकता था। पुनीत के साथ सीधा टकराव वास्तव में मूर्खतापूर्ण होगा। तो छोटी बहन जाह्नवी का क्या मतलब है? कुंदन ने जाह्नवी की ओर देखते हुए पूछा। वरिष्ठ भाई कुंदन, यह सबसे अच्छा होगा कि हम उस कुतिया गार्गी के अकेले होने का इंतजार करें और तब उस पर हमला करें, जाह्नवी ने कहा। ठीक है, तो हम छोटी बहन जाह्नवी की बात मानेंगे। कुंदन ने सिर हिलाया। वह अभी भी पुनीत से काफी सावधान था और यदि संभव हो तो उसके साथ सीधे टकराव से बचना ही सबसे अच्छा था। उस मामले में मैं वरिष्ठ भाई कुंदन की खुशखबरी का इंतजार करूंगी, जाह्नवी ने कुंदन के सामने सिर झुकाते हुए एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। हा हा हा, आराम से आराम से। जाह्नवी की मोहक मुस्कान को देखकर कुंदन का दिल फिर से धड़कने लगा और उसके पेट में वासना की आग एक बार फिर भड़क उठी। कुंदन की जलती हुई नजरों को देखकर, जो मानो उसे निगल जाना चाहती थी, जाह्नवी ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि अगर वह रुकी तो कुंदन अपना नियंत्रण खो सकता है। अगर उसने सच में उसकी पवित्रता छीन ली तो वह सब कुछ खो देगी। इसलिए जाह्नवी ने जल्दी से कुंदन से विदा ली और उसका निवास स्थान छोड़ दिया। जाह्नवी के सुडौल शरीर को ओझल होते देख कुंदन की वासना की आग शांत नहीं हुई। उसने बाहर से एक सुंदर दासी को बुलाया। कुछ ही देर बाद हॉल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। अपनी वासना और क्रोध शांत करने के बाद कुंदन ने आवाज लगाई, कोई है? मालिक, आपके क्या आदेश हैं? आवाज सुनकर एक नौकर दौड़कर अंदर आया। इसे यहां से ले जाओ, कुंदन ने जमीन पर बेजान पड़ी उस सुंदर दासी की ओर लापरवाही से इशारा करते हुए कहा, जिसे उसने बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। उसकी नजर में ये नीच दासियां केवल उसकी वासना पूर्ति का साधन थीं। वह उन्हें इंसान समझता ही नहीं था। जी मालिक, नौकर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह प्रताड़ित दासी के बेजान शरीर को घसीट कर ले गया। नौकर द्वारा शव ले जाए जाने के बाद कुंदन हॉल में एक कुर्सी पर बैठ गया। गहरी सोच में डूबा हुआ वह सोच रहा था कि आगे गार्गी से कैसे निपटा जाए। लंबी खामोशी के बाद कुंदन ने मुख्य हॉल छोड़ा और अपने कुछ सामान्य अनुयायियों को खोजने गया। उन्हें गार्गी की गतिविधियों पर नजर रखने और तुरंत उसके ठिकाने की सूचना उसे देने का निर्देश दिया। श्वेत हिम संप्रदाय के एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में संप्रदाय के भीतर कुंदन के काफी अनुयायी थे। उसके निर्देश प्राप्त करने के बाद वे अनुयायी चुपचाप पुनीत के पर्वत शिखर के आसपास नजर रखने चले गए, गार्गी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्वेत हिम संप्रदाय। पुनीत के पर्वत शिखर पर श्वेत वस्त्रधारी विराट के निवास स्थान पर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक महाविपत्ति स्फटिक निकाला और उसे परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। श्वेत हिम संप्रदाय में आने के बाद से उसने साधना के अलावा अपना खाली समय महाविपत्ति स्फटिकों को परिष्कृत करके महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज बनाने में बिताया है। उसके लिए महाविपत्ति स्फटिकों का सबसे बड़ा उपयोग वर्तमान में इन शक्तिशाली ताबीजों को बनाने में है। जहां तक साधना की बात है, उसके पास प्राचीन महाद्वीप के संसाधन हैं, जिनकी प्रभावशीलता महाविपत्ति स्फटिकों से कम नहीं है। इतने समय के परिष्करण के बाद वह पहले ही 3 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज बना चुका है। इन ताबीजों की शक्ति से एक ही किसी द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए काफी है। यदि तीनों एक साथ फट जाएं, तो एक तृतीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी संभवतः इसका सामना नहीं कर पाएगा। महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे रख लिया और अपना निवास स्थान छोड़ दिया। वह श्वेत हिम महाद्वीप 2 उद्देश्यों से आया था। पहला, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को खोजना और नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने के लिए रहस्यमय विद्युत पत्थर खरीदना। दूसरा, दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति को और समझने के लिए श्वेत हिम महाद्वीप को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वह स्वाभाविक रूप से पूरे दिन अपने निवास स्थान में साधना करने या महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने में ही बंद नहीं रह सकता था। उसका हाल ही में एकांतवास में जाना और ताबीज का परिष्करण केवल गार्गी की लगातार परेशान करने वाली हरकतों से बचने का एक बहाना था। विराट कोई बेवकूफ नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से उसके प्रति गार्गी की भावनाओं को देख सकता था। हालांकि वह सच में अब और किसी भी प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना चाहता था। वह पहले ही काफी आर्नी था। वह सच में उस युवा लड़की को और अधिक उलझाए नहीं रखना चाहता था। गार्गी जिद्दी और अड़ियल थी। वह जानती थी कि उसकी कई पत्नियां और एक बेटी है, फिर भी वह उसे ही पसंद करती थी, जिससे विराट पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट अनजाने में नीलिमा को याद करने लगा। अगर नीलिमा उसके पास होती तो शायद वह गार्गी से निपटने का कोई तरीका खोज लेती और उसे उससे इतना चिपके रहने से रोक पाती। सब